सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना। दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप एक बार फिर नई पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट में हैं। आपके साथ हमेशा की तरह फ्योडर कॉन्स्टांटिनोव और मैं गेन्नादी बाबानिन। हमारे पास एक और द्विसाप्ताहिक वेबिनार है। मैं आप सभी का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूँ। आइए हमेशा की तरह एक छोटी कनेक्शन जांच कर लेते हैं। कमेंट्स में लिखें कि क्या आप हमें देख सकते हैं, क्या आवाज़ ठीक आ रही है। ज़रूर प्रतिक्रिया दें। आप अभी से कमेंट्स लिखना शुरू कर सकते हैं। मुख्य भाग के बाद हम हमेशा की तरह आपके सवालों पर नज़र डालेंगे और जवाब देंगे। मुझे लगता है हमारी कनेक्शन और वीडियो दोनों बिल्कुल सही हैं, इसीलिए हम शुरू कर सकते हैं। फ्योडर, एक बार फिर नमस्ते। नमस्ते गेन्नादी। आइए सबसे दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। हाल ही में हमारे नोवा 01 एयरशिप के एक और उड़ान परीक्षण हुए हैं। क्या आपके पास हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कुछ है? क्या आप बता सकते हैं कि परीक्षण कैसे हुए? हाँ, बिल्कुल है। परीक्षण पूरी तरह से अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं, लेकिन सब कुछ सामान्य रूप से और सुचारू रूप से काम कर रहा था। हम रिमोट पायलट की जगह को वास्तव में आजमा नहीं पाए, लेकिन हमने उड़ान मिशन निष्पादन प्रणाली का सफलतापूर्वक पूरी तरह से परीक्षण कर लिया। यानी यह वही पूरा ऑटो पायलट है जो अंत में तैयार होगा। हमने इस प्रोग्राम को आगे शुरू किया क्योंकि रिमोट पायलट के साथ सब कुछ स्पष्ट है, वह काम कर रहा है। वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, क्या तुम उन सभी परीक्षणों में वास्तव में मौजूद थे? और क्या तुमने देखा था कि कोर्ट में एक छोटी सी समस्या आई थी जब कैमरे चालू हो रहे थे, है ना? वहाँ कुछ सिस्टम्स थोड़े धीमे चल रहे थे। हमने यह समस्या अब ठीक कर दी है। रिमोट पायलट की जगह काम कर रही है। बस अभी तक हमने ऑफिस से उड़ान भरने का फैसला नहीं किया है। ये सिस्टम मैदान में होने पर एयरशिप को कार्य देता है जैसे दिशा का वेक्टर, और फिर वह खुद ही उड़ता है, पूरी तरह से खुद को नियंत्रित करता है। इसका पहले ही परीक्षण किया जा चुका है और यह बिना पायलट वाले यान के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर हम आगे की भविष्यवाणी करें तो सबसे अधिक संभावना है कि सभी बिना पायलट वाली प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। बस हमें इन उड़ान परीक्षणों को पूरा करना है और नोवा 01 एयरशिप अब ऑफिस में है और उसे खोल कर रखा गया है। तो ये किस वजह से है? हमने इसे क्यों खोलकर यहाँ लाया जबकि परीक्षण अभी ख़त्म नहीं हुए हैं? ऐसा क्यों? हमारा नोविंकी हवाई अड्डे पर हैंगर के मालिक के साथ एक पूरे महीने के लिए काम करने का एक ठोस और महत्वपूर्ण अनुबंध था। उस एक महीने के बाद उसका हैंगर फिर से हवाई जहाज़ों के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसा कि पहले से ही तय था। ये सब हमें पहले से ही अच्छी तरह से और पूरी तरह से पता था। हमने योजना बनाई थी कि इस एक महीने में सभी परीक्षण पूरे कर लेंगे, लेकिन कभी मौसम ने धोखा दिया तो कभी मुख्य एयरशिप नोवा 2 पर चल रहे बड़े काम ने। इसलिए हमें नोविंकी से निकलना पड़ा। एयरशिप को खोल दिया गया, स्वाभाविक रूप से हीलियम भी निकाल दिया गया। क्या अब हम आगे के परीक्षणों के लिए कोई अतिरिक्त और नई जगह की तलाश कर रहे हैं या उसकी संभावना देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अगले हफ्ते हम उड़ान परीक्षण जारी रखेंगे। हमारे पास 2 और हवाई अड्डे हैं जिनके हैंगर हमारे लिए उपयुक्त हैं और वे हमें लेने के लिए तैयार हैं। फिलहाल हमने तय नहीं किया है ना? हाँ, हम इस आने वाले वीकेंड दूसरे हवाई अड्डे पर जाएंगे। पहले वाले के बारे में सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है, सब कुछ पूरी तरह से तय हो चुका है।
हैंगर भी है, हवाई अड्डे की अनुमति भी मिल गई है, प्रशासन की तरफ से भी सब कुछ एकदम साफ और स्पष्ट है। अब इस आने वाले वीकेंड हम जाएंगे, दूसरा विकल्प देखेंगे और जो भी बेहतर होगा उसे ही चुनेंगे। और मुझे लगता है कि अगले हफ्ते से हम सब इकट्ठा होंगे और फिर आगे उड़ान भरेंगे। बहुत बढ़िया। नोवा 01 के बारे में फ़िलहाल इतना ही। अब हमारे पास नोवा 2 पर भी काफ़ी महत्वपूर्ण और विस्तृत काम चल रहा है, मुझे यह अच्छी तरह से पता है। इस पर भी आपको विस्तार से बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं सोच रहा हूँ क्या नोवा 01 के बारे में सब कुछ हो गया? असल में अभी तक सब कुछ पूरा नहीं हुआ है। वहाँ जो निचली डॉकिंग पॉइंट पर माउंटिंग मैकेनिज्म है उसे भी हम अभी तक पूरी तरह से टेस्ट नहीं कर पाए हैं। ना खुद से कुछ उम्दाम। हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे पहले ऑटो पायलट सिस्टम को बहुत ही सावधानीपूर्वक और अच्छे से टेस्ट करना होगा और फिर स्वचालित मोड में उस निर्धारित डॉकिंग पॉइंट से सफलतापूर्वक जुड़ना होगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी अब दूसरे बड़े एयरड्रोम पर व्यापक टेस्टिंग प्रोग्राम में निश्चित रूप से शामिल होंगी। और नोवा 01 के बारे में मेरी समझ से हमने रिमोट एक्सेस को पायलट नहीं किया है, लेकिन वहीं पर टीम मौजूद थी और उन्होंने बिना पायलट के उड़ान प्रणाली को आजमाया, यानी उसे कुछ उड़ान से जुड़े कार्य दिए गए जिन्हें उसने सफलतापूर्वक पूरा किया। हाँ, और ऑफिस से सब कुछ काम करता है। हमारे पास अभी यहाँ ऑन बोर्ड कंप्यूटर है। वैसे ही जब वह नोविनकी में था मैं यहाँ से कमांड भेजता था और सब कुछ वहाँ पहुँच जाता था, यानी सभी डेटा पैकेट्स के रूप में ही भेजे जाते हैं और सभी निष्पादन उपकरण इन कमांड्स के अनुसार ही काम करते हैं, यानी सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तुम आगे सिर्फ अनुभव है। जैसे शुरू में उसे रस्सियों से छोड़ना डरावना था क्योंकि समझ नहीं आता था कि वह कैसे व्यवहार करेगा। अगला चरण यह है कि नियंत्रण उन लोगों को सौंपा जाए जो मैदान में नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर हैं। लेकिन मुझे लगता है हमने इस बार सही तरीका अपनाया है। पहले हमने रिमोट पायलट को पीछे किया और अब ऑटो पायलट को जो मैदान में है थोड़ा और प्रशिक्षित करेंगे और उसके बाद ही रिमोट पायलट का परीक्षण करेंगे। क्योंकि अगर वह रिमोट पायलट कोई गलती करता है तो हमारे पास ऐसी प्रणाली है कि ऑटो पायलट रिमोट पायलट की हर क्रिया को दोबारा जांचता है। इसलिए पहले हम ऑटो पायलट को पूरी तरह तैयार करेंगे, फिर रिमोट पायलट के साथ प्रयोग करेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वहाँ सब कुछ बहुत ही बढ़िया और शानदार होगा और रिमोट पायलट की यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अगर हम धीरे धीरे नोवा 2 पर पूरी तरह से और सफलतापूर्वक स्विच करें तो हाँ, ऐसा लगता है कि हमने डिज़ाइनिंग का काम पूरी तरह से और अंतिम रूप से समाप्त कर लिया है। खैर, ऐसा लगता है क्योंकि सब कुछ लगातार बदलता और आगे बढ़ता रहता है। आखिर यह विकास का ही काम है। ब्रायो सिस्टम्स, ये पूरा ऑन बोर्ड कॉम्प्लेक्स है। मान लीजिए हर बटन, हर बीकन, हर सिग्नल क्या क्या मॉनिटरों पर दिखना चाहिए, क्या क्या अलग अलग उपकरणों पर डुप्लीकेट होना चाहिए। नोवा 2 में कौन कौन से नियंत्रण उपकरण होंगे, वे कहाँ और कैसे स्थित होंगे। और अब हम रिमोट पायलट की इस जगह को खास तौर पर नोवा 2 के लिए फिर से तैयार करना शुरू कर रहे हैं ताकि यह पूरी तरह से अनुकूलित हो सके। नोवा 01 के लिए यह पर्याप्त है, लेकिन नोवा 2 के लिए बिल्कुल भी नहीं। हाँ, यह तो स्वाभाविक है। और अगर आप में से कोई कभी सिम्युलेटर पर गया हो, उदाहरण के लिए मॉस्को में ही ऐसे सिम्युलेटर हैं जहां आप उसमें बैठ सकते हैं, एक अलग केबिन की तरह अंदर जा सकते हैं और वहां पूरा बोइंग विमान का सिम्युलेटर होता है। और एयरशिप के पायलट की रिमोट जगह भी कुछ ऐसी ही होगी, यानी वह पूरी तरह से केबिन का अनुकरण करेगी। जैसे कि आप एयरशिप में बैठे हैं, आपके पास सारी बटनें अपनी अपनी जगह पर हैं। इसी तरह आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। चीनी लोग खनन मशीनरी को दूर बैठकर चलाते हैं, हाँ, बिल्कुल अलग अलग प्रांतों में रहते हुए भी। और वहाँ उनकी जगह कैसी सुसज्जित होती है, वह वाकई में बहुत कुछ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही पायलट अलग अलग मशीनों के बीच स्विच कर सकता है और कई उपकरणों या मशीनों को चला सकता है। हाँ, ये 21वीं सदी है, 4G 5G। मुख्य बात यह है कि इंटरनेट स्थिर होना चाहिए, कनेक्शन अच्छा हो। हाँ, लेकिन अगर स्थिर कनेक्शन किसी भी कारण से बंद भी हो जाए तो वहाँ एक ऑनबोर्ड ऑटो पायलट मौजूद है और ऑनबोर्ड कंप्यूटर की शक्ति और उसके एल्गोरिदम इतने पर्याप्त और सक्षम हैं कि कोई भी समस्या उत्पन्न न हो। और इसलिए ऑटो पायलट ही मुख्य है, जबकि रिमोट पायलट दूसरे स्थान पर है, क्योंकि हमारे देश में खासकर अभी कनेक्शन के मामले में अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। और यह विशेष रूप से नोवा 2 परियोजना के लिए है, जिसमें रिमोट पायलट की जगह एक पूर्ण पायलट केबिन को साथ साथ ही डिज़ाइन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण दिशा में नोवा 2 के गोंडोला के विकास और निर्माण को लेकर वास्तव में बहुत अधिक और गहन काम किया जाना बाकी है।
अच्छी बात यह है कि सब कुछ किया जा रहा है, सब आगे बढ़ रहा है। स्ट्रक्चरल पावर स्कीम पूरी हो चुकी है और डिटेलिंग शुरू हो गई है। कई फैसले बहुत दिलचस्प हैं। उदाहरण के लिए जब हम बैलास्ट टैंक तक पहुँचे, ऐसी केसन संरचनाएं होती हैं। फर्श केसन टाइप का होगा जिसमें बैलास्ट टैंक रखा जाएगा। ये सब पहले ही डिज़ाइन किया जा चुका है। आगे चलकर इसे सावधानीपूर्वक और मजबूती से जोड़ा जाता है। इस केसन को मुख्य स्ट्रक्चरल फ्रेम के साथ बहुत ही सटीकता और इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार जोड़ा जाता है। इन महत्वपूर्ण ट्रांजिशन हिस्सों में कई महत्वपूर्ण बातें और तकनीकी विवरण शामिल हैं। उदाहरण के लिए हमने तकनीक चुनी, यानी तकनीकी प्रोजेक्ट को पूरा किया। शर्तिया तौर पर तकनीक चुनना। हम संरचनाएं चुनते हैं, वे किस चीज़ से बनी हैं, वे कैसे बनाई जाती हैं। स्थानीय बोलचाल में इसे गनोटिकी कहा जाता है, रिवेटिंग। स्वाभाविक रूप से ये सबसे तेज़ और प्रभावी तरीका है जो हम कर सकते हैं। हमें बस नोवा 2 को एक उड़ती हुई प्रयोगशाला के रूप में सफलतापूर्वक लॉन्च करना है, ताकि हम सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों का पूरी तरह से परीक्षण कर सकें, जैसे इंजन, ईंधन प्रणाली और पूरा एरो नेविगेशन कॉम्प्लेक्स, जो नियंत्रण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। 6 यात्रियों को ले जाने के लिए एक पूरी तरह से विकसित और विशाल गोंडोला बनाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। इसके बजाय यह निश्चित रूप से पर्याप्त है कि हम केवल एक उड़ती हुई प्रयोगशाला का निर्माण करें जो हमारे उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त हो। कुछ सोचते सोचते मैं थोड़ा भटक गया। इस गोंडोला को लेकर बहुत सारे महत्वपूर्ण काम हैं। मैं उन्हें अब लोड करना शुरू कर रहा हूँ। हमने इसे चुना है, हाँ, इसलिए जल्दी करना बहुत ज़रूरी है। हमने ख़ास तौर पर मुड़े हुए हिस्से, रिवेट्स चुने हैं। यहाँ सब कुछ जल्दी और आसानी से किया जा सकता है। इन सभी शीट्स को लेज़र से काटना, बेंडिंग मशीन पर मोड़ना। हमारे पास तकनीक है, हमारे पास एक डिज़ाइनर है जो इस पर काम करता है। वह टर्मिनोलॉजी जानता है। वहाँ इसका नाम किसी डेवलपर के नाम पर रखा गया है। जब मुड़े हुए हिस्सों में ही रिवेट्स के लिए छेद पहले से बनाए जाते हैं। सब कुछ फाइनल रूप में किया जाता है। वह मुड़ता है और आप प्रोफाइल बना सकते हैं और स्ट्रक्चरल फ्रेम असेंबल कर सकते हैं, फिर बाद में साइट पर छेद कर सकते हैं। एक तकनीक है जिसमें तैयार छेदों के साथ सब कुछ फिट हो जाता है। छेद आपस में मेल खाते हैं और आप आसानी से उन्हें रिवेट कर सकते हैं। हमने इसे सबसे तेज़ और सबसे प्रभावी विकल्प के रूप में चुना। हमारे लिए एक उड़ने वाली प्रयोगशाला के रूप में यह वर्तमान में पर्याप्त है। आगे चलकर इसे एक 5 सीटर प्लस एक पायलट के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। हमने तो आवश्यक सामग्री की खरीद भी पहले ही शुरू कर दी है। कुल मिलाकर संरचना और तकनीक पूरी तरह से चुन ली गई है और संरचना का निर्माण कार्य तेज़ी से किया जा रहा है। धातु प्रसंस्करण उत्पादन पूरी तरह से तैयार है और रुस्लान के पास पहले से ही विस्तृत ड्राइंग्स का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है। यहाँ पहली 3D मॉडलें पहले ही बननी शुरू हो गई हैं और इस प्रक्रिया में काफ़ी प्रगति देखी जा रही है। मैंने यह खरीदारी के काम से गहराई से समझा कि हमारे यहाँ आवश्यक सामग्री और विभिन्न अतिरिक्त उपकरणों की खरीदारी में एक महत्वपूर्ण हलचल और सक्रियता शुरू हो गई है, जो कि उत्पादन की तैयारी का संकेत है। लक्ष्य ये है कि पतझड़ तक यह सब कुछ खोल के साथ पूरी तरह से जुड़ जाए और पूरी संभावना है कि सर्दियों में हम इसे आसमान में सफलतापूर्वक उड़ाएंगे, जैसा कि हमने पहले से ही योजना बनाई थी। कम से कम योजनाएं तो वास्तव में कुछ ऐसी ही हैं। हाँ जी। क्या यह वही प्रयोगशाला है जहां पर पायलट केबिन स्थापित किया जाएगा? क्या यहीं पर ही सभी चीज़ों का परीक्षण किया जाएगा? उड़ने वाली प्रयोगशाला, उम्मीद है कि यह आसमान में होगी और जहाँ से हम अपनी पहली उड़ान भरेंगे वह स्थान अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। हमारे पास पतझड़ तक इस महत्वपूर्ण विषय पर फैसला करने का पर्याप्त समय है। हमें एक बहुत बड़ा हैंगर चाहिए जो 50 मीटर लंबा हो, जिसमें बड़े बड़े दरवाजे हों और जिसकी ऊंचाई 12 मीटर हो। क्या अभी भी तलाश जारी है? मैं कहूँगा कि यह सक्रिय रूप से चल रही है। और नोवा 2 की खुद की गोंडोला, खासकर उसके मॉडल का क्या हाल है? हमने ये भी कहा था कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। हमने एक बड़े पैमाने का एर्गोनॉमिक मॉडल तैयार किया है। तुम खुद ऑफिस में उसके पास से गुजरते हो, सब कुछ अपनी आंखों से देखते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने इसे अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं किया है, न ही किसी को दिखाया है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये कुछ और ही रूप ले सकता है, जैसा कि अक्सर होता है, और हम ऐसा नहीं चाहते। जैसे कि प्रदर्शनियों में कॉन्सेप्ट कारें लगाई जाती हैं जो पूरी तरह से असली कार जैसी दिखती हैं। हम भी ऐसा एक मॉडल ज़रूर बनाएंगे। ये बिल्कुल वैसा नहीं है, ये तो सिर्फ एक तकनीकी मॉडल है जो उसके आयामों और आंतरिक स्थान को दर्शाता है। चाहो तो फ़ोटो खींच लो, पोस्ट कर दो। हाँ, असल में हमारे यहाँ काम बहुत सक्रिय रूप से चल रहा है। हमारी टीम इस दिशा में मेहनत कर रही है। बस हम चाहते थे कि इसे थोड़ा बहुत ठीक ठाक रूप में पेश करें। हाँ, यह असंभव है।
ये तो बस प्लाईवुड से बना एक साधारण बाहरी ढांचा है जिसे हम बाहरी रूप कहते हैं, और इसके अंदर भी वही मजबूत प्लाईवुड की कुर्सियाँ हैं जिन्हें हम लगातार इधर उधर कर रहे थे और व्यवस्थित कर रहे थे। हमने दरवाज़ों के फ्रेम की सावधानीपूर्वक माप ली। ये फर्श से बिल्कुल उतनी ही ऊंचाई पर है जितनी एक असली गोंडोला अपने मजबूत चेसिस पर खड़ी होगी। हम उसमें अंदर गए, फिर बाहर निकले, इसका पूरा वीडियो बनाया, उसकी फ्रेमिंग की और ध्यान से देखा कि यह सब कैसे होता है। यानी जब कोई व्यक्ति अंदर जाता है तो बैठने के लिए वह कौन सी विशेष मुद्रा अपनाता है और बाहर निकलने के लिए कैसी मुद्रा लेता है। दरवाज़ों के फ्रेम इस तरह से सावधानीपूर्वक बनाए और डिज़ाइन किए गए कि सब कुछ पूरी तरह से एर्गोनॉमिक हो। छोटे हेलीकॉप्टरों में उदाहरण के लिए आकार बहुत सीमित होते हैं, बहुत छोटी सीटें, बहुत छोटे दरवाजे। पायलटों के लिए अधिकतम कद, वज़न और पैरों की लंबाई निर्धारित होती है ताकि वे हेलीकॉप्टर में बैठ सकें। अच्छी बात यह है कि हमारे पास एयरशिप्स को और ज़्यादा विशाल बनाने की सुविधा है। भले ही एयरशिप छोटा हो, वहाँ अभी भी पूरी तरह घूम नहीं सकते, लेकिन जैसा कि आपने खुद देखा, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ अधिकतम जगह और आरामदायक माहौल हो। हाँ, हमने वहाँ 2 छोटे सोफे भी लगाने में सफलता पाई है और मुझे लगता है कि यात्रियों के लिए कम से कम पर्याप्त आरामदायक माहौल होगा। हाँ, आपने 3D मॉडल्स में देखा होगा कि यह 6 यात्रियों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें पीछे की 2 सीटें सामने की 2 सीटों के ठीक सामने स्थित हैं। हमने इन सीटों को पूरी तरह से आरामदायक सोफ़ों में बदल दिया है, जो यात्रियों को अधिक सुविधा और आराम प्रदान करते हैं। सभी को यह बदलाव बहुत बेहतर लगा क्योंकि यह यात्रा को और भी सुखद बनाता है। पहले हमने योजना बनाई थी कि यह एक बड़ा चौड़ा दरवाज़ा होगा जिससे हम सभी गोंडोला में प्रवेश करेंगे, यात्री भी और पायलट भी, और वे दोनों सीटों की कतारों के बीच से गुजरेंगे। लेकिन हमने समझा कि इस छत की ऊंचाई के साथ, उदाहरण के लिए गेन्नादी तो आसानी से और बहुत ही सरलता से निकल जाते हैं, लेकिन हमारे कंस्ट्रक्टर विताली, वे तो बहुत बड़ी मुश्किल से साबुन लगाकर भी बिल्कुल भी नहीं निकल पाते हैं। इसलिए हमने पायलटों के लिए अलग और विशेष दरवाजे बना दिए हैं। वहाँ चढ़ना बिल्कुल एक सामान्य कार की तरह ही होगा। बस दरवाज़ा खोलो, अपनी आरामदायक सीट पर बैठो और फिर दरवाज़ा सावधानी से बंद कर लो। यात्रियों के लिए भी एक अलग और सुविधाजनक दरवाज़ा है, और अब तो सोफ़ा लगाने का भी शानदार मौका मिल गया है क्योंकि अब सीटों के बीच से गुजरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही। बस ऐसे ही यह एक बेहतरीन सुविधा है। और ऐसी चढ़ने उतरने की नकली प्रक्रियाओं के दौरान ही हमने इंस्ट्रूमेंट पैनल, स्टीयरिंग और नियंत्रण प्रणाली की सभी महत्वपूर्ण स्थितियों का पूरी तरह से और सावधानीपूर्वक विस्तृत परीक्षण किया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने देखा वहाँ हमारे पास इंजन का फोम से बना एक मिलिंग मॉडल भी है। हमने इंजन को इंजन कंपार्टमेंट में लगाया और साथ ही उस तक पहुंचने की सुविधा। बिल्कुल, वहाँ दोनों तरफ स्पार्क प्लग लगे हुए हैं। अगर गोंडोला के हिसाब से देखा जाए तो वे ठीक आगे और ठीक पीछे की तरफ स्थित हैं। पीछे वाले प्लग तक पहुँचने के लिए तुम एक हुड बना सकते हो ताकि सभी ज़रूरी यूनिट्स और एग्रीगेट्स तक आसानी से पहुँचा जा सके। लेकिन जो स्पार्क प्लग गोंडोला की तरफ हैं, उन तक पहुँच पाना मुश्किल था। चाहे हम जितनी भी कोशिश करें साइड से, वहाँ प्रोपेलर रिंग ड्राइव और मुख्य स्ट्रक्चरल फ्रेम जो कि फायरवॉल भी है, रास्ता रोकते हैं, इसलिए उन प्लग्स तक पहुँचना संभव नहीं हो पाया। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मैकेनिक और फिटर केबिन में जाएं ताकि वे केबिन से इंजन के पास कुछ आवश्यक काम करें, लेकिन इसे टालना संभव नहीं था। इस स्थिति में फायरवॉल में आखिरकार एक विशेष तकनीकी विंडो होगी जो इस कार्य को सुविधाजनक बनाएगी। लेकिन ऐसे ही महत्वपूर्ण पलों के लिए ये मॉकअप बनाए जाते हैं ताकि वास्तविक निर्माण से पहले सभी संभावित समस्याओं का समाधान किया जा सके। अब सब कुछ तय हो गया है, सब समझ में आ गया है और अब असली संरचना के निर्माण का सक्रिय चरण चल रहा है। बहुत बढ़िया। क्या अभी किसी और एयरशिप मॉडल पर भी काम चल रहा है या फिर भविष्य में ऐसे किसी मॉडल पर काम करने की कोई योजना है? हाँ, काम चल रहा है। एक ऐसे एयरशिप पर काम हो रहा है जिसमें वायुगतिकीय दक्षता बढ़ाई गई है। ये एक हाइब्रिड एयरशिप है, हाँ, जिसमें उच्च स्तर की हाइब्रिडिटी है। अब इसका डिजाइनिंग चरण पूरी तरह से पूरा हो चुका है और इसका निर्माण चरण सक्रिय रूप से शुरू हो गया है। इसीलिए आने वाले कुछ ही महीनों में हम इसे निश्चित रूप से देख पाएंगे। इसका आकार नोवा 01 एयरशिप से थोड़ा बड़ा होगा, जो इसे और भी अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह पारंपरिक आकार का नहीं होगा। देखिए, यह कितना शानदार और अच्छा बन गया है। यह अच्छा इसलिए नहीं बना क्योंकि केवल डिज़ाइनरों ने अपनी इच्छा से ऐसा चाहा था, बल्कि यह इसलिए बना क्योंकि वायुगतिकी के सिद्धांतों और नियमों ने इसे ऐसा होने में पूरी तरह से मदद की। इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसमें एक विशेष और अद्वितीय गुणांक है जो इसे और भी बेहतर बनाता है, और यह इसकी उत्कृष्ट विशेषताओं में से एक है।
मैं कोशिश करता हूँ इसे स्पष्ट करने की। असल में एयरशिप कुछ भार एरोस्टैटिक से उठाता है और कुछ भार एरोडायनामिक से, और जो उपयोगी भार का अनुपात है जिसे एरोडायनामिक से उठाया जाता है उसकी तुलना मुख्य संरचनात्मक वजन से की जाती है। इसे ही गुणवत्ता कहा जाता है, और यह गुणवत्ता प्राप्त की गई है। इसे संख्याओं में मापा जाता है, 1, 2, 3, 4, 5 और सबसे बेहतरीन विमान के लिए लगभग 20। यह एक सशर्त मान है। मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन एयरशिप्स के लिए एक सैद्धांतिक सीमा थी और हमने गुणवत्ता के मामले में उस सैद्धांतिक सीमा को पार कर लिया है। इसमें 4 मुख्य प्रोपेलर होंगे। नोवा 2 में केवल 2 घूमने वाले प्रोपेलर हैं। इसमें 4 प्रोपेलर होंगे, साथ ही पूंछ पर 2 अतिरिक्त मार्चिंग प्रोपेलर भी होंगे। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण परियोजना बनती है। जब हमने सब कुछ खरीदा, उदाहरण के लिए नोवा 01 के लिए नियंत्रण प्रणाली, इंजन और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए, तो हमने सब कुछ 3-3 सेट में खरीदा। इसका मतलब है कि हमारे पास लगभग 80% सारी इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, इंजन और आवश्यक तार पहले से ही मौजूद हैं, जो हमें भविष्य के उत्पादन के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अभी खोल का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। खोल के निर्माण के साथ साथ पावर एलिमेंट्स का निर्माण भी शुरू हो गया है, जो इस परियोजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नोवा 2 में यह गोंडोला था, जिसे शर्तिया पूंछ का हिस्सा कहा जा सकता है। यहाँ ऐसी कोई गोंडोला नहीं होगी। यहाँ दोनों तरफ 2 मोटर गोंडोले होंगी, जो विशेष रूप से नीची अत्यंत पतली और काफ़ी लंबी होंगी, और एक अलग नाक वाली गोंडोला भी होगी, जो मुख्य रूप से उपयोगी भार या पेलोड के लिए डिज़ाइन की गई है। यह गोंडोला ठीक नाक के हिस्से में स्थित होगी और देखने में बहुत ही एर्गोनोमिक और सुव्यवस्थित दिखती है। इनकी संरचनाओं का निर्माण कार्य अब शुरू कर रहे हैं। जो भी आवश्यक कमी है वह भी खरीद रहे हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाली गर्मियों में हम इस पर सफलतापूर्वक उड़ान भरेंगे। क्या आप इस दिशा में ख़ास तौर पर दिमित्री सर्गेविच खमील के साथ काम कर रहे हैं? हाँ, ये पूरी तरह से उनका ही प्रोजेक्ट है। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे पास वादिम वासिलिएविच जुब्केविच हैं, जो नोवा 2 क्लासिक आकार के और नोवा 8 एयरशिप्स के मुख्य डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना पर काम किया है। और दिमित्री सर्गेविच खमेल हाइब्रिड एयरशिप्स के पक्षधर हैं। उन्होंने अपने करियर में विभिन्न ऑर्डर्स पर ऐसे बहुत से एयरशिप्स डिज़ाइन किए हैं और आखिरकार उस आदर्श फॉर्मूले को भी खोज निकाला है। समय आ गया इसे व्यवहार में लाया जाए। हाँ, आखिरकार अब जाकर तो। बहुत बढ़िया। क्या हमारे ऑफिस में कुछ नए लोग जुड़े हैं? मुझे पता है हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एक नई छोटी लैब बनी है। शम्मिल ने मुझे दिखाया था। वहाँ एक नया और बहुत ही आधुनिक 3D प्रिंटर भी हाल ही में ख़रीदा गया है। तुम्हारी ये जानकारी थोड़ी गलत है। 3D प्रिंटर हमने अपनी पुरानी लैब से यहाँ पर शिफ्ट किया है। हाँ, जैसे कि हमारा आधा वैज्ञानिक उपकरण भी, जो अब यहाँ पर मौजूद है। ये 3D प्रिंटर हमारे पास पहले से मौजूद 3D प्रिंटरों से किस तरह अलग है? मॉडल या उत्पाद बनाने की तकनीक में एक महत्वपूर्ण फ़र्क है। इसमें फिलामेंट को धीरे धीरे पिघलाकर परत दर परत बनाया जाता है। अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए यह एक वास्तव में शानदार और उपयोगी तकनीक है। वह प्रिंटर एक फोटोपॉलीमर प्रिंटर है, जो विशेष रूप से तरल रेजिन का उपयोग करता है। यह प्रिंटर नीचे से अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से एक जटिल मैट्रिक्स के ज़रिए उत्पाद को इतनी असाधारण और अद्भुत सटीकता के साथ बनाता है, जिसे बार बार और आसानी से दोहराया जा सकता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम सुनिश्चित होते हैं। कुल मिलाकर वे वहाँ वास्तव में कुछ बहुत ही दिलचस्प और अभिनव चीज़ें बनाते हैं। अभी इस अत्याधुनिक प्रिंटर पर विशेष रूप से जलने योग्य रेजिन से ढलाई के लिए एक नया उत्पाद सावधानीपूर्वक बनाया जा रहा है। शायद फिर से ये चीज़ें कैमरे में नहीं आ रही हैं। अगर आ भी रही हैं तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। ये हमारे किस चीज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? ये वास्तव में नोवा 8 एयरशिप के लिए एक महत्वपूर्ण और अभिन्न पावर यूनिट का हिस्सा है। हाँ, इसका डिज़ाइन भी हम लगभग पूरी तरह से और सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। अब हम आरकेडी जारी करने और इसे उत्पादन में भेजने की लंबी और विस्तृत प्रक्रिया में हैं। मुझे यह भी पता है कि रुस्लान ने इस विशेष उत्पाद के लिए पहले ही बहुत सारे उच्च गुणवत्ता वाले और अत्यधिक हीट रेसिस्टेंट मटेरियल्स खरीद लिए हैं। अब उसी रबर मशीन पर, जिसे हमने इस प्रोजेक्ट के तहत विशेष रूप से ख़रीदा था, वह पहले से ही कच्चा माल कुशलता से काट रहा है और 5 एक्सेस मिलिंग मशीनों पर इस पावर यूनिट के महत्वपूर्ण पुर्जे बनाना सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। हाँ, तो हमने अब इसका उत्पादन सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है।
यह अत्याधुनिक 3D प्रिंटर विशेष रूप से उन अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल हिस्सों के निर्माण के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पारंपरिक रूप से कास्टिंग प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किया जाता है। यह तो स्पष्ट है कि बाद में उनकी पोस्ट मशीनीकरण प्रोसेसिंग ज़रूर होगी, लेकिन उनका आकार बहुत जटिल है। ये पूरी तरह से संभव है कि ऐसी पहली फॉर्म्स हम पूरी ब्लॉक से 5 एक्सिस मशीन पर काट कर बनाएंगे, लेकिन सीरियल प्रोडक्शन पर जाने के लिए एक विशेष कास्टिंग तकनीक है। सबसे पहले ये फॉर्म प्रिंट की जाती है, फिर इस फॉर्म को कई बार सिरेमिक घोल में डुबोया जाता है जो परत दर परत सूखता जाता है। इस तरह एक सिरेमिक मैट्रिक्स बनती है जिसमें बाद में आप धातु डालते हैं और यह पूरी रेजिन को जला देती है। इस प्रक्रिया को हम अभी सीखेंगे और सीखने के दौरान ही 5 अक्षीय मशीनों पर इन्हें तराशेंगे, जोड़ेंगे, चलाएंगे और देखेंगे भी। और ऐसी ही विस्तृत डिटेल्स के लिए इन नमूनों की और भी ज़्यादा सटीक प्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल। और अब हमारे पास एक ऐसी लैब भी है जो यह सब करने की सुविधा प्रदान करती है। फ्योडर, बताओ, क्या हाल ही में हमारी टीम में कोई नए सदस्य जुड़े हैं, शायद कोई युवा और बहुत ही होनहार? तुम मुझे आखिर किस ओर लिए चले जा रहे हो? क्या आप उसी इंटर्न की बात कर रहे हो जो हाल ही में हमारी टीम में शामिल हुआ है और जिसने अभी अभी अपना काम शुरू किया है? अच्छा, तो आपने हमारे लिए सेंट पीटर्सबर्ग से यह खबर निकाली थी, है ना? बिल्कुल सही। ये सब आखिर ये हुआ कैसे? एक संदेश आया, एक शिक्षिका ने लिखा था। जैसा कि मैं समझता हूँ, स्कूल के बच्चे अपनी कक्षाओं के बाद एक विशेष संस्था में जाते हैं जहाँ उन्हें आगे की विशेषज्ञता के लिए तैयार किया जाता है और वे अपनी विशेषज्ञता खुद चुनते हैं। और ऐसा हुआ कि उस छात्र मिखाइल ने खुद ही वायुवहन एरोनॉटिक्स को चुना। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय था जो उसके भविष्य को आकार देगा। उसने एक छोटे, बिल्कुल ही छोटे से यंत्र के निर्माण का एक प्रोजेक्ट शुरू किया और इन कोर्सों के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण भी इसमें शामिल है। हाँ, उसने खुद ही हमारा प्रोजेक्ट, हमारी कंपनी ढूंढ निकाली और कहा, मैं इनकी कंपनी में औद्योगिक प्रशिक्षण करना चाहता हूँ। और अब वह 1 हफ्ते से यहाँ बैठा है, बुनियादी बातें सीख रहा है और समझ रहा है। हमने उसके साथ मिलकर देखा कि उसे ख़ास तौर पर क्या रुचिकर लगता है। उसने सब कुछ देखा और कहा, मुझे रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी है, मेरे पास इससे जुड़ी हुई कई सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं और 3D प्रिंटिंग का क्षेत्र भी बहुत ही दिलचस्प है। अब उसने रेडियो तकनीक की सभी बुनियादी बातें सीख ली हैं। डेनिस ने उसे ऐसे ख़ास उपकरण बनाना सिखाया जो दूर से काम करते हैं और वे विशेष कार्य करते हैं जिनकी उसे वास्तव में बहुत अधिक ज़रूरत थी। और अगले हफ्ते से वह प्रिंटिंग के काम से पूरी तरह से जुड़ जाएगा। वह कहता है कि वह प्रिंटिंग मॉडलिंग की पूरी प्रक्रिया को सीखना चाहता है। ये तो स्पष्ट है कि किसी भी इंजीनियरिंग से जुड़े व्यक्ति के लिए पुर्जे बनाना ज़रूरी होता है। इसके लिए प्रिंटर बहुत ही सुविधाजनक है। तुम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, खुद डिज़ाइन किया, खुद प्रिंटिंग के लिए भेजा, खुद ही प्रोसेस किया, खुद ही असेंबल किया। कुल मिलाकर अब वह इस प्रक्रिया की ओर बढ़ रहा है। हम उसे सिखा रहे हैं। वह 3D मॉडलिंग में अपना पहला एयरशिप बनाने की योजना बना रहा है। हम उसे प्रिंट करेंगे और उसे एक शुभ चिन्ह के रूप में इस चल रही प्रैक्टिस की याद के तौर पर औपचारिक रूप से भेंट करेंगे। उसके पास एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कार्य है। उसने अपना छोटा वाला मॉडल भी खुद ही सावधानीपूर्वक असेंबल कर लिया है और उसमें कुछ ऐसे हिस्से हैं जिन्हें उसे मॉडल से असली, पूरी तरह से काम करने वाले हिस्सों में बदलना है। ये असली वर्किंग हिस्से, हाँ, वह हमारे यहाँ प्रिंट करना चाहता है। यानी वह खुद ही उन्हें डिज़ाइन करेगा, प्रिंट करेगा, ले जाएगा और इंस्टॉल करेगा। अपनी प्रैक्टिस के नतीजे के तौर पर वह 2 पेशे सीख लेगा, एक शुरुआती स्तर की रेडियो टेक्नोलॉजी में और दूसरा मॉडलिंग व प्रिंटिंग में। वैसे कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिला जो काफ़ी युवा है और हैरानी की बात है एयरशिप्स में रुचि रखता है। ये बहुत ही अच्छा है कि वह हमें ढूंढ पाया और शायद दोगुनी खुशी की बात है कि हम उसकी मदद कर सके और उसे यहाँ पर प्रैक्टिस करने का एक शानदार मौका दिया। मुझे लगता है ये वास्तव में बहुत ही शानदार है। हाँ, मुझे लगता है आगे और भी अच्छा होगा। शायद आगे चलकर हम उसे अपनी टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भी देख सकें, कौन जानता है। काफ़ी लोग हमसे संपर्क करते हैं, इनमें युवा छात्र और वे लोग भी शामिल हैं जो काफ़ी समय पहले विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और अब काम कर रहे हैं। वे कहते हैं, दोस्तों, हम भी हिस्सा लेना चाहते हैं, टीम में शामिल होना चाहते हैं, अपना रिज्यूमे कहाँ भेजें, या मैं यह काम करना जानता हूँ, कृपया मुझे भी जोड़ लीजिए। फिलहाल हम सब कुछ आपातकालीन स्थिति में संभाल रहे हैं, इसके लिए क्षमा करें। यह सब कुछ व्यवस्थित करना मुश्किल है, लेकिन कृपया अपना उत्साह न खोएं। बहुत जल्द जब टीम का विस्तार होगा, आप पहले लोगों की सूची में होंगे।
अगर कुछ हो तो अपना रिज्यूमे कहाँ भेजना है? आधिकारिक ईमेल पर। अगर हमने उसे कहीं भी नहीं भेजा है तो कृपया यह जान लें कि हमने विशेष रूप से कंपनी एरोनोवा का एक आधिकारिक और समर्पित चैनल बनाया है। यह नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना का नहीं बल्कि निर्माण कंपनी डिज़ाइन ब्यूरो एरोनोवा का है, और इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी हमने इसे स्थापित किया है और वहाँ आधिकारिक संसाधन और ईमेल उपलब्ध हैं। तो शायद आज कहीं चैट में इस महत्वपूर्ण लिंक को डालना होगा। आप सभी लोग कृपया वहां जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहीं पर अपने प्रश्न, सुझाव या किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया भेजें। बहुत बढ़िया। उलियाना भी बता रही हैं कि जल्द ही वेबसाइट भी होगी। हाँ, कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट भी होगी, वहाँ भी सभी आधिकारिक संसाधन दिए होंगे और उनके माध्यम से भी आप ये सब कर सकते हैं। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक और खबर आई थी कि हमने पायलट स्कूल की दिशा में कुछ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी घोषणा हम पहले ही कर चुके थे, और हाल ही में खबर भी आई कि हम इस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं। क्या आप इसके बारे में विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, सरगेई बोंदार हमारे यहाँ अगस्त में पहली कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं। जब हमने प्री स्टार्ट की घोषणा की थी तब उन्होंने स्कूल के बारे में ही बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सब करना ज़रूरी है और वह इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तैयार हैं। और अब ऐसा हो गया है कि जब हमारे पास शर्तिया तौर पर नई पीढ़ी के एयरशिप की एक स्पष्ट और विस्तृत समझ है कि नई पीढ़ी के एयरशिप पायलट के साथ कैसे प्रभावी ढंग से इंटरैक्ट करेगा, उसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण सिस्टम्स होंगी और कम से कम उसकी कुछ बुनियादी डायनामिक्स वगैरह क्या होंगी, यह सब अब हमें ज्ञात है। यानी अब हमारे पास एक आधार है जिसकी मदद से हम शैक्षिक सामग्री और गाइड तैयार करना शुरू कर सकते हैं। हाँ, हमने इस प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। ये तेज़ नहीं है। इन शैक्षिक सामग्रियों को बनाने के अलावा इन्हें रोसावियात्सिया के माध्यम से भी अनुमोदित और स्वीकृत कराना होगा और फिर पायलटों को प्रशिक्षित करना शुरू करना होगा। खास तौर पर इन विधियों को बनाना और उन्हें रोसावियात्सिया के माध्यम से लागू करने की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है और इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब जल्द ही आप न केवल कार के लिए बल्कि नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए भी लाइसेंस प्राप्त कर सकेंगे। लगता है ऐसा ही है। मेरे प्लान में तो ये निश्चित रूप से शामिल है। सुनो, नई पीढ़ी के एयरशिप चलाना बेशक बहुत दिलचस्प है, लेकिन हम इसे इस तरह बना रहे हैं कि वह बिना पायलट के मोड में हो। वहाँ ड्रोन ही मुख्य होगा, लेकिन तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम ही उसे चला रहे हो। आजकल की आधुनिक कारें भी काफ़ी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस हैं और कहा जा सकता है कि वे लगभग सारा काम तुम्हारे लिए कर देती हैं। कितनी सारी कारें अब ऑटो पार्किंग और अन्य सुविधाओं के साथ आ रही हैं। हाँ, और नई पीढ़ी के एयरशिप के साथ इसे लागू करना आसान है, उदाहरण के लिए विमान या क्वाडकॉप्टर की तुलना में। हालांकि विमान और क्वाडकॉप्टर भी अब ऑटो पायलट पर उड़ सकते हैं। हाँ, तो नई पीढ़ी के एयरशिप के साथ सब कुछ बहुत आसान होगा। अगर कार के साथ कुछ जोखिम हैं तो पूरी तरह से ऑटो पायलट डरावना हो सकता है, क्योंकि सड़क पर बहुत सारे प्रतिभागी होते हैं जिनमें खंभे और डिवाइडर भी शामिल हैं। लेकिन आसमान में जब तक नई पीढ़ी के एयरशिप से पूरा आकाश भरा नहीं है, यह पूरी तरह से सुरक्षित है। हवाई जहाज़ या कॉप्टर की तुलना में इंजन की विफलता बिल्कुल भी किसी आपदा का संकेत नहीं देती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं एक स्वचालित यंत्र पर एक आरामदायक और सुखद यात्रा करूँगा, जिससे मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए आसानी से बात कर सकता हूँ। ये तो वाकई में शानदार होगा। इसका कोई नाम भी है। अभी वह पूछना चाहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तुम उसे कहते हो उत्तर की ओर। वह कहता है मैंने समझ लिया। चलो उड़ते हैं। हाँ। फ्योडर, बताओ, क्या हाल ही में कोई महत्वपूर्ण या फिर कोई बड़ी खरीदारी हुई है? हाँ, शेल निर्माण एक महत्वपूर्ण परियोजना जिसे हमने अपने बड़े वेबिनार में पहले ही घोषित कर दिया था। हमने इस आवश्यक उपकरण का अधिकांश हिस्सा पहले ही सफलतापूर्वक चुका दिया है। तब सवाल यह था कि हमने उसे अग्रिम भुगतान बिल्कुल भी नहीं किया था और निर्माता ने उसका निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया था। हमने उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया, ऑर्डर दिया, लेकिन काम शुरू नहीं किया था। अब सब कुछ अग्रिम भुगतान कर दिया गया है, काम पूरी तरह से शुरू हो गए हैं और मुझे लगता है कि इस आने वाली गर्मी के अंत तक यह सब हमारे पास निश्चित रूप से आ जाएगा। अब भी वही एक महत्वपूर्ण काम बाकी है, ये तय करना कि यह उपकरण वास्तव में कहाँ स्थापित किया जाएगा।
सबसे महंगे उपकरणों का अधिकांश हिस्सा हमने अग्रिम भुगतान कर दिया है, लेकिन कुछ उपकरण पहले ही शामिल कर लिए गए थे। हाल ही में अंतिम भुगतान किए गए हैं और उपकरण अब रास्ते में हैं। कटिंग टेबल, ब्रेकिंग मशीन, ये पहले ही हमारी ओर आ रहे हैं। लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी टीवची मशीनें हैं वे 2 प्रकार की हैं। उनका निर्माण हमारे लिए अभी शुरू हुआ है। उनमें कोई जटिल या मुश्किल संशोधन नहीं है। छोटे उपकरणों की भी खरीदारी के लिए लंबी कतार लग गई है। अब हमें जगह तय करनी होगी। हमारे पास कई ऐसी उत्पादन साइटें हैं जिन्हें हमने पहले ही चिन्हित कर लिया है। अगले हफ्ते से हम उन्हें देखने, जांचने और किराए पर लेने पर गंभीरता से विचार करना शुरू करेंगे। बेशक कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो कहती हैं मुझे खरीदो और पुनर्निर्मित करो, और कुछ विशेष मामलों में यह शायद और भी अधिक बेहतर हो सकता है। लेकिन ये सब फिर से पूरी तरह से पैसों पर ही निर्भर करता है। मुझे खरीदो ये बहुत ही महंगा है, मुझे किराए पर लो कम से कम पूरे 6 महीने के लिए, ये थोड़ा सस्ता है, तैयार, पास में और बिल्कुल साफ़ सुथरी। और ये भी मत भूलिए कि हम वास्तव में मॉस्को में हैं और यहाँ की कीमतें बिल्कुल ही अलग हैं। हाँ, इसके अलावा चैट्स में यह भी जानकारी आई थी कि हमारे पास कपड़ा भी आ गया है जो कि शेल आवरण के लिए है। हाँ, हालेलुया, आ गया है। सब कुछ उसके साथ बढ़िया है, वह पड़ा है, मशीनों का इंतज़ार कर रहा है। यही है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे, जो घोषित की गई। यह घोषित मजबूती की उच्च गुणवत्ता है। इसी से हम पूरी तरह से नोवा 2 का आवरण बनाएंगे। नोवा 2 के लिए जो बैलूनेट कपड़ा है उसी से हम नोवा 01 की एक और महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन बनाएंगे, क्योंकि इस कपड़े के उपयोग और प्रदर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। यही वह चीज़ है जिसका हमने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था। पता नहीं, शायद यह एक और मॉडिफिकेशन होगी, हम देखेंगे। हाँ, नोवा 01 के लिए बाज़ार में काफ़ी अधिक और बहुत ज़्यादा रुचि है और यह एक महत्वपूर्ण बात है। नहीं, ये खोल ज्वलनशील बिल्कुल नहीं है। ये किसी भी प्रकार से जलने को समर्थन प्रदान नहीं करती है। ये एक महत्वपूर्ण और तुरंत समझने वाला सवाल है। अगर आप इसे सीधे बर्नर की लौ से जलाएंगे तो यह निश्चित रूप से जल जाएगी, लेकिन यह आग को फैलने या भड़कने में बिल्कुल भी समर्थन नहीं देगी और न ही इसमें से कोई लपटें उठेंगी। शायद एक और महत्वपूर्ण मॉडिफिकेशन होगी, क्योंकि हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, छोटे नई पीढ़ी के एयरशिप की काफ़ी मांग आई है। बाज़ार इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है और कहता है, क्या हम इस तरह की समस्या को सफलतापूर्वक हल कर सकते हैं? क्या हम इसे विज्ञापन के लिए भी बना सकते हैं? और कहीं कहीं शायद पारंपरिक आकार जिसमें बेहतर एरोडायनामिक गुणवत्ता हो अच्छा रहेगा, और कहीं कहीं तो पारंपरिक आकार भी निश्चित रूप से काम कर जाएगा। और हम अभी इस दिशा में अपनी समझ को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं और उसी में यह कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। संक्षेप में कहें तो यह छोटे नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए एक महत्वपूर्ण ग्राहक है। साथ ही ये बनाना भी बहुत आसान है। हमने ये पहले ही कर लिया है और फिर से दोबारा कर सकते हैं। निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला 0-1 तकनीकी था। यूं कहें ये एक प्रारंभिक और मूलभूत तकनीकी चरण था जिसमें हमने कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। मॉडल की बड़ी प्रतिकृति नोवा 2 की डायनेमिक कॉपी। दिमित्री सर्गेविच के साथ मिलकर एक एरोडायनामिक मॉडल पर काम किया जा रहा है जो हाइब्रिड प्रकार का है। हाँ, ये भी उसी चीज़ की बड़ी प्रतिकृति है जिसे इसके बाद बनाया जाएगा। और हम वास्तव में क्लासिक वेरिएंट को बनाना चाहेंगे। इसे हम वास्तव में ऑप्टिमल कह सकते हैं। उस विशेष आकार में ऑप्टिमल उन महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जो एरोडायनामिक क्वालिटी हाइब्रिड नई पीढ़ी के एयरशिप की 6 है। बस सवाल का जवाब देते हुए, ऑप्टिमल, हाँ, विज्ञापन और माइक्रो मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। इसकी अवधारणा विभिन्न बाहरी ऑर्डरों के कारण धीरे धीरे और अधिक स्पष्ट होती जा रही है। सभी लोग लगभग एक ही आकार और लगभग एक जैसी बातें कहते हैं, और हम आखिरकार बाहरी रूप का निर्माण विशेषज्ञों की राय से नहीं बल्कि बाहरी मांगों के आधार पर कर रहे हैं। और ठीक इसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए यह उत्तम गुणवत्ता वाला कपड़ा तैयार किया गया है। और ऐसा होगा कि इस विशेष घन आयतन 31,200 घन मीटर में हमारे पास पहले से ही कह सकते हैं बाजार के लिए तैयार प्रस्ताव होगा। एक अधिक हाइब्रिड विकल्प अच्छे एरोडायनामिक गुणों के साथ और एक अधिक क्लासिक विकल्प। व्यवहार में हम दोनों विकल्पों को देखेंगे और तब यह स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र के ऊपर पूरे दिन मंडराने का कार्य है
तो ये समझ आ जाएगा कि कौन सा विकल्प इसे बेहतर तरीके से हल करेगा। ये सब हम सिद्धांतों से समझ सकते हैं, लेकिन इसे व्यवहार में भी जांच सकेंगे। ऐसी ज़रूरतों के लिए वही लेना बेहतर होगा जो सबसे उपयुक्त हो, जबकि दूसरी ज़रूरतों के लिए, जैसे कोई विज्ञापन कार्य है जो 2 घंटे का है, उसमें जटिल एरोडायनामिक आवरण बनाना ज़रूरी नहीं है। उसे पारंपरिक तरीके से भी हल किया जा सकता है। और हमारे पहले नई पीढ़ी के एयरशिप नोवा 01 का आगे क्या होगा? मान लीजिए जब 2 और बन जाएंगे। उसका मुख्य काम है उड़ना, और फिर से लगातार उड़ना, जब तक वह पूरी तरह से घिस न जाए हवा के तेज़ बहाव से। जब तक हम नोवा 2 को बिना किसी पायलट के सफलतापूर्वक उड़ान में नहीं लाते, नोवा 01 निरंतर उड़ता रहेगा। उसका ऑटो पायलट लगातार सुधार होता रहेगा, एल्गोरिदम और भी बेहतर किए जाएंगे, मॉडल्स को और अधिक सटीक बनाया जाएगा, लेकिन उसका एकमात्र काम है उड़ना। बहुत बढ़िया। तो मैं सुझाव देता हूँ कि अब धीरे धीरे एक एक करके सवालों की ओर बढ़ते हैं। मेरी समझ में आ रहा है कि हमारे पास पहले से ही कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं। अगर आपके पास और भी नए सवाल आते हैं तो कृपया ज़रूर लिखें। हम निश्चित रूप से संपर्क में रहेंगे और आपको सभी जवाब देंगे। तो यहाँ यूरी पूछ रहे हैं, 1 किलोमीटर की ऊंचाई से 6 किलोमीटर दूर तक उड़ना बिना इंजन चालू किए, केवल ग्लाइड करते हुए। मैं इतनी बारीकियों में नहीं जाता, इसके लिए एरोडायनामिक्स विशेषज्ञों के पास जाना चाहिए, लेकिन कहा जाता है कि नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो मेरा पहला सवाल, क्या नोवा 01 से हीलियम को पैक करना संभव हुआ? नहीं, हमने वास्तव में वैश्विक तापमान वृद्धि को रोकने में सक्रिय रूप से भाग लिया और हीलियम को वायुमंडल में छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि असल में ऐसा सवाल था और इस तरह के विकल्पों पर विचार भी किया गया था, लेकिन मुझे लगता है ऐसी कोई संभावना बिल्कुल नहीं दिखती। हीलियम का कंप्रेसर खरीदना ताकि सब कुछ वापस सिलेंडरों में दबाया जा सके 100 गुना महंगा पड़ेगा, बजाय इसके कि बस उस हीलियम को छोड़ दें और नया भर लें। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल। सर्गेई सेमेनोव ने कहा था कि नोवा 01 के लिए कोई संभावित खरीदार या खरीदार हैं। इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? अगर ज़रूरत हो तो सर्टिफिकेशन या फिर खोल के उत्पादन के लिए उपकरणों की खरीद, क्या इस दिशा में कोई कदम उठाए गए हैं? हाँ, बिल्कुल। हमने उन्हें उत्पादन के लिए कतार में लगा दिया है, वहाँ शुरुआती मॉडलों से न्यूनतम और बहुत ही छोटे बदलाव के साथ। ये उपकरण तैयार होंगे। इन्हें हम तब बनाएंगे जब हम अभी नई पीढ़ी के एयरशिप को उच्च गुणवत्ता और बेहतरीन प्रदर्शन के साथ सफलतापूर्वक और पूरी तरह से बना लेंगे। ये भी गर्मियों के अंत या शुरुआती शरद ऋतु में पूरी तरह से और निश्चित रूप से तैयार हो जाएंगे। अगर सब कुछ योजना के अनुसार ही सही रहा तो? योजना है कि वे अब तैयार हो जाएंगे। अगला सवाल, आप कौन सा मॉडल इस शरद ऋतु में एयर शो में भेजने की योजना बना रहे हैं? संभावना है कि वही मॉडल भेजा जाएगा जो तैयार होगा, जिसके बारे में सर्गेई सेमेनोव ने बात की थी। बहुत मुमकिन है कि वही एयर शो में जाएगा, और शायद अगर हम समय पर बना सके तो एक और सुंदर कॉन्सेप्ट गोंडोला का मॉडल भी, स्वाभाविक रूप से। और भी ज़्यादा आकर्षक? कम आकर्षक नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, बस उसे शुरू से बनाना संभव नहीं है। तो आपके पास नोवा 02 का विकल्प होगा। नोवा 2 नहीं, बल्कि 0.2 200 पर आधारित। 200 घन मीटर मुझे लगता है नहीं होगा, हालांकि देखेंगे। अगर वहाँ नई पीढ़ी के एयरशिप इस खमेलिया को शामिल किया जा सकता है, वैसे यह शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वह इन्हें एरोलेट कहते हैं। ये पूरी तरह से नई पीढ़ी के एयरशिप नहीं है जो पूरी तरह से एरोस्टैटिक पर उड़ता है, बल्कि इसमें एरोडायनामिक्स भी है, और उन्होंने खुद कहा, चलिए इसे एरोलेट ही कहते हैं। शुरुआत में मुझे यह शब्द थोड़ा अजीब और असामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ मैं इसका आदी होता चला गया, और अब मैं देखता हूँ कि इन्हें आमतौर पर और व्यापक रूप से इसी नाम से बुलाया जाता है। तो अब हम एक रोमांचक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं। हम एरोलेट को लॉन्च करने वाले हैं। और असल में हम अब उड़ान भरने वाले हैं। बिल्कुल अभी नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, मैं बस 200 क्यूबिक मीटर के बारे में सवाल याद कर रहा था। जब हम एरोलेट लॉन्च करेंगे तो वह नोवा 015 होगा, यानी वह 100 क्यूबिक मीटर नहीं, बल्कि 130 क्यूबिक मीटर है, जिसमें से 110 हमने हीलियम से भरा है। इसमें 130 क्यूबिक मीटर हीलियम होगा और साथ में बैलूनेट भी है, तो कुल मिलाकर यह लगभग 150 क्यूबिक मीटर होगा। और ये संभव है कि जो अगला मॉडल इसके तुरंत बाद बनेगा, जो कि व्यावसायिक होगा, जिसके बारे में सेमियोनोव ने बात की थी, वह सबसे अधिक संभावना है कि 200 क्यूबिक मीटर का होगा। वही नोवा 02 जैसा होगा, लेकिन उसका नाम एरोलेट 02 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं।
वर्तमान में कई रूसी नेविगेशन सिस्टम्स उपलब्ध हैं, तो आप अपने उपकरणों पर कौन सी विशिष्ट नेविगेशन सिस्टम लगाने की योजना बना रहे हैं? सवाल है कि किस नेविगेशन सिस्टम की बात हो रही है। अगर ग्लोनास की बात है तो वह पहले से ही लगा हुआ है। अगर किसी खास ऑनबोर्ड कॉम्प्लेक्स की बात है तो हम अपने सभी सिस्टम खुद ही विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ सवाल थोड़ा अस्पष्ट है। नई पीढ़ी के एयरशिप कितना माल ले जा सकते हैं? यहाँ ये स्पष्ट नहीं है कि किस मॉडल की बात हो रही है, शायद एरोलेट के बारे में। तो ये लगभग 50 किलोग्राम से लेकर 300 टन तक हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी रेंज है और ये निकट भविष्य में संभव है। और आगे हम इस क्षमता को और भी बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। और एरोलेट, हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, एरोलेट छोटा है और 50 किलोग्राम ले जा सकता है। 50 किलोग्राम, हाँ, आगे चलकर एरोलेट्स के बारे में बहुत कुछ है। मैंने ये पहले भी समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैं दूसरी बार सब कुछ दोहराऊंगा नहीं। बात यह है कि हाइब्रिड नई पीढ़ी के एयरशिप के पास एक आकार की सीमा होती है और वे किस दायरे में आएंगे, जैसे कि बहुत छोटे से लेकर इतने बड़े तक। और आगे चलकर यह फिर से क्लासिक रूपों और एरोस्टैटिक्स की ओर लौटता है, क्योंकि भौतिकी के नियमों को धोखा नहीं दिया जा सकता। आयतन घन में बढ़ता है और एरोस्टैटिक बल भी घन में बढ़ता है, जबकि सतह क्षेत्र वर्ग में बढ़ता है। और एक निश्चित बिंदु के बाद एरोडायनामिक गुणवत्ता का कुल वहन क्षमता पर प्रभाव कम और कम होता जाता है। तो एरोलेट की वहन क्षमता की एक निश्चित सीमा होती है। मुझे उम्मीद है कि यह कहीं लगभग 60 टन के आसपास होगी, जिसके बाद सब कुछ पूरी तरह से एरोस्टैटिक्स के सिद्धांतों पर निर्भर करेगा। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, मैं आपके सवाल पढ़ रहा हूँ और आपसे एक बड़ी गुजारिश है, कृपया अपने सवालों को और स्पष्ट व सटीक रूप में लिखें, क्योंकि आप इन्हें वेबिनार देखते समय लिखते हैं, जबकि हम इन्हें बाद में पढ़ते हैं। और हमेशा ये स्पष्ट नहीं होता कि ये सवाल किस संदर्भ में है। जैसे कि एक सवाल है, क्या वहाँ विमान की तरह टेबल दी जाएगी? मुझे लगता है ये कोई नया फीचर है। हाँ, टेबल होगा। जब हम अपने मॉडल में बैठे हुए थे तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आया कि एक टेबल बहुत ही ज़रूरी है, कम से कम अपना फ़ोन रखने और एक कप कॉफ़ी रखने के लिए। हाँ, और मॉडल में वो पहले से ही है। लेकिन अभी वहाँ टेबल की जगह एक आरामदायक कुर्सी है। लेकिन हाँ, एक टेबल ज़रूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। माल ढोने के दौरान, जैसे कि कहीं दूर ताइगा में जहाँ 4G नहीं है, वहाँ किस तरह की इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकती है? वहाँ ऑटो पायलट खुद ही निर्णय लेगा। स्वाभाविक रूप से वह सैटेलाइट्स और इलाके के आधार पर दिशा तय करेगा। ये हम कर सकते हैं या कहें कि हम नहीं कर सकते। अभी उदाहरण के लिए हम इस समस्या का समाधान स्ट्रेटोस्फेरिक सिस्टम्स के निर्माण के तहत कर रहे हैं। यानी जब स्ट्रेटोस्फेरिक जांच बहुत दूर उड़ जाती है, जहां कोई टावर वगैरह नहीं होते और वहां तक कोई रेडियो कनेक्शन भी नहीं पहुंच सकता, तो वहां हम सारी टेलीमेट्री सैटेलाइट्स के जरिए भेजते हैं। और यहाँ भी समस्या बिल्कुल वैसे ही हल होगी। जब नई पीढ़ी के एयरशिप पूरी तरह से दूर दराज इलाकों में चले जाएंगे, तो सारी टेलीमेट्री सैटेलाइट्स के जरिए ही भेजी जाएगी। उदाहरण के लिए हम उससे कमांड्स प्राप्त करेंगे और उस पर भेजेंगे। शायद हमें किसी और अधिक उन्नत सैटेलाइट का इस्तेमाल करना पड़े, उन सैटेलाइट्स की तुलना में जिनके जरिए हम अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑटो पायलट खुद ही पूरी तरह से नियंत्रण और संचालन संभाल लेगा। समझ गया। ठीक है, मैंने चैट में नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए संभावित संरचना भेजी है, जिसमें PD-8 टाइप की पावर यूनिट है। पूछ रहे हैं क्या आप देख रहे हैं? हाँ, मैंने देखा है, जिसमें आगे की तरफ एक नोजल है और नई पीढ़ी के एयरशिप के पूरे शरीर के आर पार एक चैनल है। मैंने भी ऐसी ही आइडियाज़ की शुरुआत में कल्पना की थी। जब यह सब शुरू हुआ था, तब डिज़ाइनरों ने मुझे स्पष्ट जवाब दिया था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। मुझे वह ठीक याद नहीं है और मैं उसे ठीक से शब्दों में नहीं बता पाऊंगा। कुछ ऐसा था जो कुल घर्षण क्षेत्रफल के बढ़ने से जुड़ा हुआ था। मतलब जब आपके पास केवल बाहरी आवरण होता है तो आपके पास एक ही सतह क्षेत्र होता है जिस पर प्रवाह गुजरता है, और जब आपके पास बाहरी और भीतरी दोनों सतहें होती हैं तो वहाँ सतह क्षेत्र लगभग दोगुना हो जाता है और घर्षण भी ज़्यादा हो जाता है। और वे सभी फायदे जो आप इस फॉर्मूले से प्राप्त कर सकते हैं, वे सभी नुकसानों से कई गुना बढ़ जाते हैं। द्रव्यमान में वृद्धि और वहन क्षमता के लिए मिलने वाले आयतन में कमी, क्योंकि आप अंदर से वह चैनल हटा देते हैं। घर्षण में वृद्धि और किसी कारणवश अस्थिरता में भी वृद्धि। वहाँ जब यह अग्रिम प्रतिरोध नाक के हिस्से में जमा हो जाता है तो यह नई पीढ़ी के एयरशिप की स्थिरता के लिए एक तरह का सहारा देता है।
और जब वह नहीं होता तो वे कहते हैं कि उसे स्थिर करना और भी मुश्किल होगा, जैसे कि उसे रिस्कानी कहा जाता है। सामान्यतः टैंगाज और रिस्कानी शब्दों का इस्तेमाल होता है। ये ऐसा ही है जैसे जब रॉकेट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाता है, मैंने कुछ ऐसा सुना था। या फिर विमानन में टर्बुलेंस। कोई तो सुनता है, कोई तो सुनता है, कोई तो सुनता है। तो दोस्तों, आपके ऐसे सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी को पढ़ा जाता है, सभी पर गंभीरता से विचार किया जाता है, इसलिए ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई नए विचार आते हैं तो उन्हें ज़रूर भेजें। तो अगला महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए कोई निजी ऑर्डर वास्तव में होंगे? क्या किसी परिवार के लिए नई पीढ़ी के एयरशिप विशेष रूप से निर्मित किए जाएंगे? क्या कोई व्यक्ति अपने लिए पारिवारिक नई पीढ़ी के एयरशिप खरीद सकेगा? पहियों के बिना एक घर जैसा, बस पहिए नहीं हैं। हाँ, लोग जैसे वे लोग जो शानदार यॉट्स खरीदते हैं, ज़रूरी नहीं कि वही जो इंटरनेट पर अरबपतियों की दिखाई जाती है, लेकिन वे भी इसमें शामिल हैं। हाँ, बहुत से लोग अपने लिए ऐसी विशाल और आरामदायक यॉट्स खरीद सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। वैसे ये बहुत दिलचस्प है कि 2 मंजिला यॉट्स या फिर केबिन वाली यॉट्स दुनिया में कितनी हैं, और यही वह संभावित ऑडियंस है जो अपने लिए पारिवारिक नई पीढ़ी के एयरशिप खरीदने में सक्षम होगी। हाँ, मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से एक दिलचस्प दिशा है, क्योंकि ऐसे लोग हैं और इनकी संख्या अनगिनत है। हाँ, और इनकी जीवन दर्शन भी नई पीढ़ी के एयरशिप और नई पीढ़ी के एयरशिप में जीवन के अनुरूप है, क्योंकि बहुत से लोग सच में इन यॉट्स में ही रहते हैं। वे आज एक तट पर हैं और कल दूसरे तट पर, यानी उनके लिए यह पानी पर एक फ्लैट जैसा ही है। और यहाँ तो तुम्हें किसी तट की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं अपनी गाड़ी पार्क तो करनी ही पड़ेगी। हाँ, शायद उन्हीं खूबसूरत खाड़ियों में, क्यों नहीं? ये तो बहुत ही सुंदर है। तो मुझे लगता है हाँ, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। बहुत बढ़िया। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या इसका मतलब है कि इस समय व्यावसायिक क्षेत्र में एरोनोवा के अलावा ऐसी कोई अन्य कंपनी नहीं है जो इस विषय पर काम कर रही हो? मेरा मतलब है विशेष रूप से व्यावसायिक एयरशिप निर्माण कंपनियां। हाँ, दुनिया में शायद ही कोई सरकारी एयरशिप कंपनियां हैं। जो भी हैं वे सभी व्यावसायिक हैं। चीनी कंपनी के बारे में निश्चित नहीं हूँ, शायद वहाँ कोई राष्ट्रीय संस्थान है। नई पीढ़ी के एयरशिप आंतरिक बाजार के लिए है, लेकिन उसे भी उसी ने बनाया, प्रमाणित किया, फिर आगे व्यापार, आगे पर्यटन। तो सभी व्यावसायिक हैं। सवाल ये है कि कौन किस चरण में है और किस दिशा में बढ़ रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एरोनोवा का रास्ता अनूठा है। निस्संदेह। तो अगला सवाल, चैट में पोस्ट थे कि नई पीढ़ी के एयरशिप की पहली उड़ान में कुछ उच्च पदस्थ लोग हो सकते हैं। क्या यह वास्तविकता के करीब है? पहली उड़ान में शायद। नोवा 2 में यह ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल पहली उड़ान में, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन उड़ान में निश्चित रूप से यह शामिल होंगे। आखिरकार यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण तकनीक है। तो अभी ड्रोन और क्वाडकॉप्टरों द्वारा माल ढुलाई का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है और यह एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय प्रगति है। मेरे मन में एक विचार आया, मुझे बीच में टोकने दें। सबसे उच्च पदस्थ लोग वे हैं जो इस तकनीक को बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर। सबसे मूल्यवान वही हैं, वे पहली उड़ान में मौजूद रहेंगे। वे पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन वे सबसे पहले उड़ान नहीं भरेंगे क्योंकि वे बहुत ही कीमती हैं। अभी ड्रोन द्वारा माल ढुलाई का विकास तेजी से हो रहा है। क्या नई पीढ़ी के एयरशिप उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे या ये पूरी तरह से अलग अलग क्षेत्र हैं? नहीं, यह ड्रोन तकनीक की एक बड़ी दुनिया है। हर किसी की अपनी क्षमताएं और अपने कार्य होते हैं, और नई पीढ़ी के एयरशिप अपनी अनूठी क्षमताओं के साथ इसमें बहुत शानदार तरीके से फिट होते हैं। तो ये बहुत शानदार है कि हमने ठीक इसी ड्रोन बूम के समय शुरुआत की, जब तकनीकी दिमाग भी उपलब्ध हुए, कानूनी ढांचा भी बन रहा है, और सरकार की तरफ से भी कई तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, जिन्हें मैं निश्त्याग कहना चाहूँगा। उदाहरण के लिए, संस्थानों में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए विभाग खोले जा रहे हैं। इस दिशा में बहुत से विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, और यह भी निश्चित रूप से हमारे लिए मददगार साबित होगा। तो नई पीढ़ी के एयरशिप की अपनी एक अनूठी जगह है, और वे निश्चित रूप से ड्रोन बाजार में अपनी जगह बना लेंगे। जहाँ तक असेंबली के लिए इमारत की बात है, अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। नोवा 2 की असेंबली के लिए भी मामला अभी विचाराधीन है, और इस पर गहन विचार विमर्श किया जा रहा है। सब कुछ इतना आसान नहीं निकला। खैर, हर चीज़ का अपना समय होता है। सुनो, मैंने यहाँ कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई चीज़ समय पर न हुई हो या समय से बाहर हुई हो।
कुछ ऐसा ही होता है कि सब कुछ समय पर ही होता है। जैसे ही कोई समस्या आती है उसका हल भी आ जाता है, समस्या आती है हल आ जाता है। ठीक है, बढ़िया। क्या आप हाइब्रिड नई पीढ़ी के एयरशिप को संभावनाशील मानते हैं? उनमें क्लासिक नई पीढ़ी के एयरशिप का मुख्य लाभ नहीं है, यानी वर्टिकल टेक ऑफ? नहीं, ऐसा नहीं है। ये समस्या घुमावदार प्रोपेलरों से हल हो जाती है। वह वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। हाँ, इसमें ऊर्जा की खपत होती है, लेकिन बाद में ऊर्जा वह एरोडायनामिक्स से पूरी कर लेता है। लेकिन हाइब्रिड नई पीढ़ी के एयरशिप में दिलचस्प गुण है, वह पूरी तरह से बिना बैलास्ट के हो सकता है, जो कि क्लासिक नई पीढ़ी के एयरशिप की समस्या है। वह संतुलित स्थिति में रह सकता है जब उसमें कोई लोड नहीं होता। सारा भार प्रोपेलरों और उसके ढांचे यानी एरोडायनामिक्स के ज़रिए उठाया जा सकता है, और फिर जब वह अनलोड हो जाता है तो वह फिर से संतुलन में आ जाता है या आगे उड़ सकता है। असल में कोई भी गंभीर यंत्र, चाहे वह डिरिजिबल टाइप का हो या एरोफ्लाइट टाइप का, फ़र्क नहीं पड़ता। वह किसी ख़ास काम के लिए ही बनाया जाता है और सब कुछ आपस में मिलाया जा सकता है। और हाइब्रिडिटी, क्लासिक, बैलास्ट वाले, बिना बैलास्ट वाले, एक्टिव बैलास्टिंग वाले, हीटिंग के साथ या अन्य विकल्प, सब कुछ काम की ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर काम ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स का है, जहां हर टन प्रति किलोमीटर की लागत का हिसाब रखना ज़रूरी है, तो सबसे अधिक संभावना है कि वहां पहले से ही एक स्पष्ट मार्ग और निश्चित बिंदु होते हैं। यह एक सादा नई पीढ़ी का एयरशिप है जो क्लासिक प्रकार का है, जिसमें सभी संबंधित बातें शामिल हैं। अगर यह कोई विशेष कार्य है जहां आपके पास निश्चित जगह नहीं है कि आप कहां माल उतारेंगे, और वहां आपको शर्तिया बैलास्ट भी कोई तैयार करके नहीं देगा या माल को कहीं और ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पर आपकी रचनात्मकता काम आती है। या तो आप सक्रिय बैलास्टिंग प्रणाली बनाने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं कि आपके लिए नई पीढ़ी के एयरशिप की हाइब्रिडिटी बढ़ाना आसान रहेगा, लेकिन वहाँ उदाहरण के लिए चर होती हैं और फिर भी कोई रास्ता होता जहाँ चीज़ें यहाँ से वहाँ से ली जाती हैं और आदर्श परिणाम तक ठीक वही परिणाम जो किसी विशेष कार्य को हल करने के लिए चाहिए, सब कुछ उसी पर आकर टिक जाता है। यानी पूछे गए सवाल का निष्कर्ष निकालते हुए, हाइब्रिड नई पीढ़ी के एयरशिप भी संभावनाओं से पूरी तरह भरे हुए हैं। उनके पास भी वर्टिकल टेक ऑफ की क्षमता होती है, लेकिन वे इसके लिए बस इंजनों के काम के कारण अधिक ऊर्जा खर्च करेंगे और आगे की उड़ान फिर एरोडायनामिक्स पर आधारित होगी। वेबिनार में सर्गेई सेमेनोव ने कहा था कि धन जुटाने के लिए एक और प्लेटफॉर्म होगा जिसे सीबी ने मंजूरी दी है। ये किस लिए है, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं? ये पावेल फिलिपोव हैं, तो उन्हें ही बताने दीजिए कि क्या हुआ था। शायद हाँ, ये सवाल मेरे लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। क्या आपने नई पीढ़ी के विशालकाय एयरशिप का उपयोग एक चलती फिरती व्यापक संग्रहालय परिसर के रूप में करने का विकल्प भी सोचा है? शिबोबुगवनमा? हाँ, लिखा है संग्रहालय। तो क्यों नहीं, कोई भी विकल्प संभव है। चाहे संग्रहालय हो या स्विमिंग पूल, वहाँ परिसर बनाए जा सकते हैं, क्यों नहीं? फ़िलहाल मेरे दिमाग में यही आता है। अगर कभी कोई नई पीढ़ी का एयरशिप उत्तरी समुद्री मार्ग से उड़ान भरे, तो उसमें एक अलग हॉल बनाया जा सकता है जहां मैमथ के दांत लटकाए जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। कुछ भी किया जा सकता है। तो एनटीवी के अलावा क्या कोई और मीडिया संस्थान इसमें रुचि ले रहे हैं, या फिर तकनीक आदि पर लोकप्रिय यूट्यूब चैनल्स? हाँ, रुचि ली गई है। एरोनोवा कंपनी का प्रेस सेंटर है, वह सारी जानकारी अपने माध्यम से निकालता है। कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं, कुछ अभी तक नहीं देखी हैं। हर चीज़ का अपना समय होता है। स्ट्रेटोस्फेरिक नई पीढ़ी के एयरशिप, आप कितने सालों में इनका उत्पादन कब शुरू करेंगे? अगर हम इस पूरे मामले को व्यावहारिक रूप से देखें तो अगले 3 सालों में यह निश्चित रूप से प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल तकनीक है जिसमें कई अनजाने और अप्रत्याशित पहलू हैं। अभी तक किसी ने भी इस तरह की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन नहीं किया है। उदाहरण के लिए, इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। हमारे अनुभवी डिज़ाइनर न केवल घरेलू कंपनियों के लिए बल्कि इसके अलावा स्ट्रेटोस्फेरिक जांचों के विकास में भी सक्रिय रूप से भाग ले चुके हैं। लेकिन नई पीढ़ी के एयरशिप ठीक उसी स्ट्रेटोस्फेरिक रूप में जैसा हम कल्पना करते हैं, वह बहुत ही गंभीर और नई तकनीक है, और हम स्वाभाविक रूप से उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये समझते हैं कि कब वह चीज़ वास्तव में होगी जैसी हम कल्पना करते हैं।
ये कुछ बड़ा है जो स्ट्रेटोस्फेयर में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है और इसमें बड़ी उपयोगी भार क्षमता होती है, 1 टन, 2 टन या 3 टन तक। और यह कई महीनों तक लगातार और प्रभावी ढंग से ये काम कर सकता है। मुझे लगता है कि ठीक ऐसे उन्नत निर्माण की ओर हम लगभग अगले 3 सालों में सफलतापूर्वक पहुंचेंगे। और साथ ही यह एक ऐसी राह भी है जिस पर अभी तक ज़्यादा कोई चला नहीं है। अगर नई पीढ़ी के एयरशिप पहले इस्तेमाल किए गए हैं, उनका अनुभव है, तो क्या स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप्स को पहले कभी लॉन्च किया गया है? क्या वे पहले मौजूद थे? हाँ, कोई भी। देखो, हाल ही में अमेरिकियों ने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने स्ट्रेटोस्फेरिक नई पीढ़ी के एयरशिप लॉन्च किए थे, लेकिन उनका आकार हमारे नोवा 01 जितना ही था, शायद उससे थोड़ा छोटा भी हो, मुझे ठीक से याद नहीं। और न जाने क्यों वह सिल्वर रंग का था। वह ऐसा था, दिमाग में ठीक से नहीं बैठा, लेकिन आखिरकार वह एक खिलौना ही था। वह बहुत ही कम उपयोगी भार के साथ वहां गया था, और ऐसा कोई भी एयरशिप तो इस साल भी वहां भेजा जा सकता है। हाँ, लेकिन असली दिलचस्पी तो इसमें है कि हमें जो लक्ष्य दिए गए हैं उन्हें पूरा करना है, और उन लक्ष्यों के लिए वहां गंभीर उपकरण ले जाना जरूरी है। छोटे स्ट्रेटोस्फेरिक सोंड जिन्हें ऊंचाई नियंत्रित किया जा सकता है, हम पहले कर चुके हैं और आने वाले समय में करेंगे। सुपर लंबे समय तक ड्रिफ्ट करने वाले सोन्स के लिए मुख्य तकनीकों को विकसित करने पर काम किया गया है। इसमें गैस छोड़ने के लिए खास वाल्व, फिन्स के लिए तकनीक, और कुल मिलाकर सारा ऑनबोर्ड उपकरण शुरू से फिर से डिज़ाइन किया गया है। कई तरह की अलग अलग प्रणालियां भी बनाई गई हैं, और वही उपकरण छोड़ने की प्रणाली भी विकसित की गई है। बहुत मुश्किल है। हाँ, उनका नाम अर्कादी है, वही इन सब कामों के मुख्य निष्पादक और निर्माता हैं। जल्द ही हम फिर से सोन्स लॉन्च करने वाले हैं। अभी यह सब असल में वे अभी भी लॉन्च हो रहे हैं, बस हम इसे उजागर नहीं करते क्योंकि हमारे पास लोग कम हैं। ये अभी भी पूरी तरह से वैज्ञानिक तकनीकी हैं। कहीं किसी खास यूनिट को टेस्ट करना हो तो वह लेटेक्स के गुब्बारों पर उड़ाया जाता है। कहीं उदाहरण के लिए वाल्व्स को टेस्ट करना हो तो उसके लिए बड़े कवर इस्तेमाल होते हैं। कहीं फिर से गणितीय मॉडल को सटीक करना होता है। कहीं इंफ्रारेड विकिरण मापना होता है, उसके लिए उड़कर जाकर समझना पड़ता है। कभी बादलों में उड़ान भरनी होती है, कभी साफ मौसम में जल क्षेत्र के ऊपर उड़ना होता है, कभी महाद्वीप के ऊपर उड़ना होता है, ताकि सभी मॉडल्स को मिलाया जा सके। ऊंचाई बदलने के लिए कई सिस्टम हैं। एक को जांचना है, दूसरी को, तीसरी को, और यह सारी प्रक्रिया चल रही है। और ये सारी मेहनत इस ओर ले जाएगी कि संभव है इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में हम इन सोन्स पर प्रोपेलर मोटर ग्रुप्स लॉन्च करना। और फिर भी इस सोंड को न केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊंचाई बदलने की क्षमता मिलेगी जो अभी परीक्षण में है, बल्कि यह प्रवाह के पार भी चल सकेगा। यह भी बल्कि कहना चाहिए कि यह निश्चित रूप से सोंड को नियंत्रित करने के लिए ज़बरदस्त संभावनाएं देगा, और असल में यह एक छोटा नई पीढ़ी का एयरशिप होगा। हाँ, वह सिगार के आकार का नहीं होगा, लेकिन उसे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। नई पीढ़ी का एयरशिप का मतलब है नियंत्रित, बस यही बात है। वह मुख्य रूप से ऑटो पायलट से नियंत्रित होगा। वह सारी जानकारी पर निर्भर करेगा जो वह खुद इकट्ठा करेगा। वह कहाँ है, उसकी स्थिति क्या है, उसे कहाँ जाना है, क्योंकि इन उपकरणों के साथ संपर्क अभी, मैं कहूँगा, थोड़ा जटिल है। इस समस्या पर सभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसे ग्रह के किसी भी कोने से स्ट्रेटोस्फेरिक ऑर्बिट के किसी भी बिंदु तक कमांड भेजने के बारे में इस पर काम चल रहा है, लेकिन असल में उसे खुद ही निर्णय लेना होगा। मतलब जैसा कि खुद से कहा जाता है, ये सब कुछ एल्गोरिदम में डाला जाता है, यानी उसमें डाले गए एल्गोरिदम के अनुसार। और हाँ, अब एक छोटा सा एयरशिप होगा, ठीक इसी तरह का बड़ा। अगर सब कुछ देखें तो यह लंबा और जटिल है, लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, अगला सवाल। यह तो स्पष्ट है कि पृथ्वी पर वैक्यूम एरोस्टेट्स असंभव हैं, लेकिन क्या वे स्ट्रेटोस्फीयर के लिए संभव हैं? यह कुछ फ्यूचरोलॉजी जैसा है। यह कुछ जटिल है। हाँ, अगर पृथ्वी पर वैक्यूम नई पीढ़ी के एयरशिप बनाए जाएं,
तो वह पानी में डूब जाएगा। डिरिजेबल बनाने वाले लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि वह ऊपर नहीं तैरेगा और उसकी खोल इतनी घनी होनी चाहिए कि वह पनडुब्बी की तरह डूब जाएगा, या शायद उससे भी बुरा। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर के लिए वहाँ दबाव इतने ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इसे इकट्ठा भी तो करना पड़ेगा। वैसे गणनाकारों के पास कुछ शब्द होते हैं, जैसे संपीड़न पर काम करते समय स्थिरता की हानि वगैरह, और ये सबसे ज़्यादा अस्थिर संरचनाएं होती हैं। और वैक्यूम नई पीढ़ी के एयरशिप भी बिल्कुल वैसा ही है, और वे सभी ऐसे गुणों वाली चीज़ें बनाते समय इसे वर्जित मानते हैं। तो निश्चित रूप से स्ट्रेटोस्फियर में भी यह वर्जित ही रहेगा। कम से कम आज के दिन तक तो यही है। फिर आखिरकार स्ट्रेटोस्फियर बहुत ही नाजुक खोलों से बनती है, क्योंकि वहाँ हवा बहुत पतली होती है और आर्किमिडीज बल कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, उठाने वाली शक्ति और खुद यंत्र का द्रव्यमान भी वहाँ टिके रहने के लिए बहुत कम करना पड़ता है। लेकिन निर्वात का तात्पर्य अभी भी एक मजबूत आवरण के निर्माण से है। वह पर्याप्त होगी। भारी है? ठीक है, ठीक है। क्या LLC सोवलमास्ट के साथ कोई सहयोग है? अभी तक नहीं। अगला सवाल 3 से अनुरोध, अगर कोई राज है उसके बारे में लाक्षणिक रूप से बात करें। बिजनेस है, दूरी बनाए रखनी होगी। हम कुछ बातों में ज्यादा खुलकर बोल गए, तभी ऐसी सलाह दी जा रही है। हाँ, लेकिन यह भी मुमकिन है कि यह दर्शक संदर्भ में इतना डूबा हुआ है कि वह सब कुछ लाक्षणिक रूप में समझ जाता है। हाँ, और वैसे भी मैं सहमत हूँ, थोड़ा कम भी बोला जा सकता है, लेकिन फिलहाल तो कोई जोखिम क्षितिज पर नजर नहीं आ रहा है। मेरा मानना है कि नई पीढ़ी के एयरशिप को दुनिया में भरोसेमंद हवाई परिवहन साधन के रूप में स्थापित करने के लिए बड़े एयरशिप बनाने होंगे, लगभग 500 टन। आप इन संभावनाओं को कैसे देखते हैं? इन पर विचार किया जा रहा है। इन्हें पूरी तरह से संभव माना जा रहा है, और बिल्कुल हाँ, ताकि नई पीढ़ी के एयरशिप अपनी जगह बना लें। एक महत्वपूर्ण गुण जो हमें नई पीढ़ी के एयरशिप में शामिल करना है, वह है हर मौसम में चलने की क्षमता और नियमित उड़ानें। यह तो साफ है कि मौसम का असर हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों पर भी बहुत नाजुक होता है। अगर हवा गलत दिशा से आ रही हो, एयरड्रोम की तरफ बह रही हो, तो हर विमान वहां से उड़ान नहीं भर सकता, हर हेलीकॉप्टर भी हर जगह लैंड नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। नई पीढ़ी के एयरशिप भी मौसम के प्रति संवेदनशील है, शायद और भी ज्यादा या अलग तरीके से जितना कि हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर होते हैं, लेकिन अपनी तरह से ज्यादा संवेदनशील है। उदाहरण के लिए, बिजनेस में अभी नई पीढ़ी के एयरशिप को लेकर ऐसी समझ बनी हुई है कि वह सिर्फ साफ, बिना हवा और धूप वाले मौसम में ही उड़ सकता है। अगर मुझे हफ्ते में एक बार कुछ सामान भेजना है, तो क्या वह एयरशिप पक्का अगले हफ्ते उड़ेगा, फिर उसके अगले हफ्ते भी, और फिर उसके अगले हफ्ते भी? अगर बारिश हो जाए या तेज हवा चलने लगे, तो मान लीजिए हल्की बारिश है, हल्की हवा है, तो ठीक है, लेकिन अगर तेज बारिश हो या तेज हवा हो, तो मैं पूरा हफ्ता इंतजार नहीं कर सकता। तो क्या आप उड़ेंगे या नहीं? यही बात है, और हम उड़ेंगे। यह दिखाना जरूरी है, और तभी मुख्य सवाल हल होगा, क्योंकि इन्हें ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक चेन में तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब आप नियमितता और हर मौसम में चलने की क्षमता सुनिश्चित कर सकें। 500 टन उठाना बहुत शानदार है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह गुण है, हम किसी पर काम कर रहे हैं। क्या नोवा 01 की उड़ान परीक्षणों में AI को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त डेटा इकट्ठा किया गया है? इसका जवाब देना मुश्किल है। यह फिर से हमें यह समझाना पड़ेगा कि हम हर चीज़ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पूरी तरह भरोसा करने का न तो इरादा रखते हैं और न ही रखा था। बहुत सारी चीज़ें हाथ से लिखे गए एल्गोरिदम्स पर ही विकसित की जाएंगी, और जहां हम वास्तव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा करेंगे, उन डेटा को उड़ान के दौरान इकट्ठा करना ज़रूरी भी नहीं था।
उदाहरण के लिए कंप्यूटर विजन सिस्टम डॉकिंग मस्त डॉकिंग के बेसिक पॉइंट्स। उसे इन्हें पहचानना चाहिए और इस पहचान के आधार पर फ्लाइट कंट्रोलर को कुछ जानकारी देनी चाहिए। अब वह इन्हीं के आधार पर उन्हीं एल्गोरिदम्स के जरिए नई पीढ़ी के एयरशिप को इन डॉकिंग पॉइंट्स तक ले जाता है। तो ऑटो पायलट के एल्गोरिदम के लिए हमने पर्याप्त डेटा इकट्ठा कर लिया है और जिन जगहों पर इसकी ज़रूरत है वहाँ हम अभी तक ट्रेनिंग शुरू नहीं कर पाए हैं। कुछ टाइपिकल एआई हैं जिन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, वे वैसे ही काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो खुद के बनाए हुए हैं, वे अभी हमारे पास पड़े हैं, सोच रहे हैं। इसके लिए हमें मेलादा को वेबिनार पर बुलाना चाहिए ताकि वह आपको और विस्तार से बता सके कि हमारे पास कौन कौन सी योजनाएं हैं और वे किस स्टेज पर हैं। ठीक है, अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो ज़रूर आइए। वैसे अब एआई की मदद से सब कुछ रूसी में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है। हाँ, ऑनलाइन मोड में, बस एक क्लिक में। अच्छा, मज़ेदार होगा। क्या नई पीढ़ी के एयरशिप तेज हवा में बर्फ तोड़ने वाले जहाज़ों या अन्य चलती प्लेटफॉर्म्स जैसे जहाज़ों पर सामान और लोगों को पहुंचा पाएंगे? तुमने अभी इस विषय को थोड़ा छुआ। हाँ, बर्फ तोड़ने वाला जहाज कोई फॉर्मूला एक जैसा फुर्तीला नहीं होता। उसकी गति कम होती है, रास्ते भी तय होते हैं, वह बहुत भारी भरकम होता है, तो वहाँ सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम आसानी से अनुमान लगा लेगा और सब कुछ पहुंचा देगा। नोवा 2 की लोडिंग क्षमता कितनी है? इसके हाइड्रोजन वर्जन इस्तेमाल की योजना। 500 किलोग्राम 500 किलोमीटर तक। यही वह फॉर्मूला है जो हमें नोवा 2 फीट से मिलना चाहिए। फिलहाल इसके हाइड्रोजन वर्जन पर विचार भी नहीं किया जा रहा है। हीलियम ही इसके लिए पूरी तरह पर्याप्त है। ज्यादातर भौगोलिक विशेषताएं स्थिर रहती हैं। पहाड़, झीलें, नदियां नहीं बदलती। क्या आप रेडियो नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ऊंचाई वाले नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए नेविगेशन मशीन विजन विकसित करने की योजना बना रहे हैं? यही वह काम है जो फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर टिका हुआ है। हाँ, यांडेक्स मैप्स, गूगल मैप्स और अन्य एरियल फोटोज के डेटा के आधार पर हम अभी एक ऐसी मॉडल बना रहे हैं जो लैंडस्केप के आधार पर यह पहचान सकेगी कि वह कहाँ है। वहाँ भी अभी यही स्थिति है। फिर से हम इस बात पर अटक गए हैं कि क्या इसे खुद से एल्गोरिदम बनाकर हल करना आसान होगा या फिर इसे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन हाँ, सवाल के लिए धन्यवाद। समझ रहे हैं। तो क्या एरोलेट वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है? हमने पहले ही जवाब दिया है, हाँ कर सकता है। 2030 तक कितने नई पीढ़ी के एयरशिप बनाने की योजना है और क्या हम देश के प्रमुख के लिए नई पीढ़ी के एयरशिप बनाएंगे? 2030 तक हमारे पास अभी 5 साल हैं। कौन से? अभी 25 हैं। समझ गया, आधा समय तो निकल गया, 4.5 साल बचे हैं। मुझे उम्मीद है, बल्कि मैं भरोसा करता हूँ। कम से कम मैं तो योजना बना रहा हूँ। सॉफ्ट वाले तो अब सीरियल प्रोडक्शन में हैं, हार्ड वाले 1-2 तो पक्के हैं और उम्मीद है कि उस समय तक देश के प्रमुख भी इसकी सराहना करेंगे। हाँ, जरूर आएंगे और बहुत खुशी से। इसे भी बनाएंगे और हो सकता है तब तक उड़ भी रहा हो। तो समुद्री नॉर्दर्न सी रूट के साथ नई पीढ़ी के एयरशिप क्या बाथ हाउस भी शुरू करेंगे? अगर ऑर्डर देंगे तो शुरू कर देंगे। हाँ, बना देंगे। क्या आप यात्री नई पीढ़ी के एयरशिप सिर्फ हीलियम पर ही उड़ाने की योजना बना रहे हैं? हीलियम और हाइड्रोजन वेरिएंट्स के बीच असली लोड कैपेसिटी में क्या फर्क होगा? कोई फर्क नहीं, वह सिर्फ कुछ प्रतिशत लोड कैपेसिटी का फर्क है, लेकिन उससे ज्यादा दिखते हैं। और हाइड्रोजन वाले नई पीढ़ी के एयरशिप पर कभी लोग नहीं उड़ेंगे। हम हाइड्रोजन को सिर्फ स्ट्रैटोस्फेरिक ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म्स के लिए लिफ्टिंग गैस के तौर पर ही देख रहे हैं। हाँ, सबसे पहले वे बहुत ऊंचाई पर हैं, बहुत दूर हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है,
मिश्रण पूरी तरह से सुरक्षित हो जाता है और जो भी जमीन के पास है वह सब हीलियम पर ही चलाया जाएगा। ठीक है, ये भी समझ आ गया। आप शेल्स के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं? खरीदी हुई। मुझे लगता है यहाँ नाम के बारे में बात हो रही है, अगर तुम्हें याद हो तो। मैं तो हायरोग्लिफ्स में बात करना बहुत मुश्किल समझता हूँ। यहाँ टर्म्स के बारे में जुबकेविच से निश्चित रूप से पूछना चाहिए कि वहाँ प्रति सेंटीमीटर कितने डेसिटेक्स हैं, और कंपोजिशन के हिसाब से हमें विक्टोरान से कुछ सैंपल्स मिले थे, वे थोड़े भारी निकले। यानी वहाँ विक्टोरान बेस के रूप में है, बाकी इम्प्रेग्नेशन वगैरह ये सब कमर्शियल सीक्रेट है। फिर अल्ट्रावायलेट लेयर और टाइटेनियम ऑक्साइड, ये तो समझ में आता है, ये प्रोटेक्टिव फिल्म्स हैं एवो जो गैस को पार नहीं होने देती। ये भी समझ में आता है, हमारे यहाँ बेस तो नायलॉन जैसा है। मुझे लगता है ये वादिन वासिलेविच से पूछना पड़ेगा। मैं चाह सकता हूँ, कहना चाहता था कि इस कपड़े का फॉर्मूला चैट में लिख दूं, लेकिन नहीं लिखूंगा, ये कमर्शियल सीक्रेट है। कुछ सवाल पहले ही ये बात कह दी थी। मुंह पर ताला लगा लिया है, इशारों इशारों में बात कीजिए। शायद हमारे वेबिनार में कोई कॉम्पिटिटर घुस आया है। और हीलियम को गर्म करने के बारे में क्या ये सिर्फ उड़ान की शुरुआत के लिए है या बाद में वो ठंडा हो जाएगा? यह उन प्रणालियों में से एक है, हाँ, जो नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए टेक के समय लिफ्टिंग फोर्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। क्योंकि सही है, मैंने चैट में देखा था, कोई यह गणना कर रहा था कि अगर सारा भार प्रोपेलरों से उठाना हो तो बहुत बड़े प्रोपेलर और बहुत बड़े इंजन चाहिए होंगे। तो फिर नई पीढ़ी के एयरशिप की जरूरत ही क्या है? तो ठीक इसी वजह से, ताकि बहुत बड़े प्रोपेलर और बहुत बड़े इंजन न लेने पड़े, नई पीढ़ी के एयरशिप जिसे कहीं लोड किया जाता है, वह इस तरह की प्रणाली को किसी जमीन पर मौजूद ऊर्जा या गर्मी के स्रोत से मिलाकर इस्तेमाल कर सकता है। हीलियम को गर्म करना, ज्यादा लिफ्टिंग फोर्स हासिल करना, हाँ, फिर घुमाना, प्रोपेलर चालू करना। फिर जब सब कुछ एरोडायनामिक्स पर आ जाता है और हीलियम ठंडा हो जाता है, तब यह गर्मी जरूरी नहीं रहती और लिफ्टिंग फोर्स की भी जरूरत नहीं रहती। ठीक वैसे ही जैसे लैंडिंग के समय भी इसकी जरूरत नहीं होती। और जब वह अनलोड हो जाता है तो हाँ, ऐसे समाधान भी देखे जा रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, यह उनमें से एक अच्छा, हाँ, सबसे अच्छा तरीका है। हीलियम को गर्म करने की प्रणाली को अपने साथ बोर्ड पर ले जाना, यह भी शानदार है, यह भी एक अच्छा समाधान है। तो मेरे सवाल यहीं खत्म होते हैं। लगता है हमने सबका जवाब दे दिया है, इसलिए मेरा ख्याल है। अच्छा, तो विकॉन्ट पर एक और सवाल है, क्या नई पीढ़ी के एयरशिप को विमान से टो किया जा सकता है? सिर्फ उसी विमान से जिसकी गति मेल खाती हो, ताकि वह फिसल न जाए, लेकिन यह काफी अवास्तविक लगता है। जैसे कि उल्टा भी नई पीढ़ी के एयरशिप से, या कहें विमान को नई पीढ़ी के एयरशिप से टो करना भी अजीब है। हाँ, यहाँ सवाल है, क्या सिंक्रोनस मोटर नई पीढ़ी के एयरशिप के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है? नहीं, यह पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। बस इन्हें उदाहरण के लिए 300 किलोवाट से ऊपर ही देखना चाहिए। यह अलग तरह की डिजाइनिंग वगैरह है। जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं, वे अभी थोड़ा अलग कामों में लगे हुए हैं। आप खुद जानते हैं, तो हर चीज का अपना समय होता है। कोई और सवाल? मॉस्को में एक कंपनी है, कॉग्निटिव पायलट, जो मशीन विजन सिस्टम्स में अग्रणी है। हमें उनके बारे में पता है? नहीं, हम उनके साथ सहयोग नहीं करते। बाकी सब तो ठीक है, जैसे कि तुमने पहले ही के बारे में बात की, बस तुमने यह नहीं कहा कि शायद इसे ऐसा ही नाम देना चाहिए। खैर, भी तो रूसी ही लगता है, और शायद यह प्राचीन ग्रीक से आया है, संभवतः। जैसे भी इतना कुछ बना लिया गया है और आप लोग कुछ भी दिखाते नहीं हैं। एक गलती है, लेकिन मैं तो संक्षिप्त जानकारी देता हूँ, इसलिए वह सुनाई देती है। और हमारे लिए तो यह रोज़मर्रा की बातें हैं, जैसे कि फिल्म देखना। मुख्य किरदार के साथ हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, लेकिन असल जिंदगी में न जाने क्यों किसी के साथ ऐसा नहीं होता।
हम कोशिश कर रहे हैं, टटोल रहे हैं। मुमकिन है कि जल्द ही हम कुछ नया, कोई नया कंटेंट फॉर्मेट लेकर आएं ताकि यह सब दिखा सकें। तो क्या और कोई सवाल है? तो चलिए लाइक ज़रूर दबाएं। हाँ, इस वेबिनार को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है अपने किसी दोस्त या जानने वाले को भेजें ताकि वह भी इस दिशा से परिचित हो सके। हाँ, अगर आपको हमारे वेबिनार का फॉर्मेट, सवालों के जवाब और हमारी दिशा पसंद आ रही है तो हमें अच्छा लगता है। तो फिर शायद अब हम समाप्त करते हैं। क्या कंपनी निवेशकों के लिए ओपन डे आयोजित करेगी? हाँ, करेगी। हमने पहले भी आयोजित किया है। हमारे ऑफिस में निवेशक आ चुके हैं। अफ्रीका से निवेशक एयरग्रोम तक भी पहुंच गए। हम फिर से आयोजन की योजना बना रहे हैं। तो यह गर्मी कुछ अजीब सी रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम सुधरेगा। आप एयरग्रोम पर आ पाएंगे जहां आप नोवा 01 और एयरोल 1 को उड़ते हुए देखेंगे, ऑफिस भी देख सकेंगे। लेकिन यह सब किसी खास इवेंट होगा। स्वाभाविक है कि कुछ व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। घोषणाओं का इंतजार करें। ठीक है, मुझे और कोई सवाल नजर नहीं आ रहा है। हमारे आने वाले समय के लिए क्या योजनाएं हैं? उड़ान भरना, अधूरे काम पूरे करना, उड़ना, गोंडोला बनाना जारी रखना और शेल निर्माण प्रक्रिया को आकार देना, धातु काटने और धातु प्रसंस्करण उत्पादन में काम करना, पावर यूनिट बनाना, प्रोग्राम लिखना, सर्टिफिकेट प्राप्त करना, रूस एविएशन से अच्छे संबंध बनाना, विशेष आर्थिक क्षेत्र में शामिल होना। योजनाएं बहुत हैं। दुबई में प्रस्तुति देना। तो हम काम कर रहे हैं। हाँ, आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों और प्रश्न पूछने वालों का धन्यवाद। मैं आपके सुझावों के लिए विशेष रूप से आभारी हूँ जो आप हमारी चैट में लिखते हैं और जो हमारे पास भी हैं। और एक बार फिर मैं आपसे सक्रिय रहने, प्रतिक्रिया देने, टिप्पणियां लिखने का अनुरोध करता हूँ। इससे वास्तव में परियोजना के विकास में मदद मिलती है। आप सभी को धन्यवाद और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों। बस इतना ही। सबको अलविदा। अलविदा। सोलर ग्रुप का परिचय। कभी यह एक सपना था, आसमान का सपना, स्वतंत्र उड़ानों का सपना, विश्व यात्रा का सपना, और हमने इसे साकार कर दिया। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए था? हमारे सपने हमारे लक्ष्य बन गए हैं। हमारे विचार हमारे योजनाओं में बदल गए हैं। हमारे आइडियाज एक रोड मैप और उत्पादन तकनीक में तब्दील हो रहे हैं। हमारा कार्यक्रम सालों आगे तक तय है। विकास और निर्माण, घटक और सामग्री, मॉडल बनाना और परीक्षण करना। सपने से हम परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। इस सफर में हमारे साथ चलो। सोलर ग्रुप नए पीढ़ी के ज़ेपेलिन प्रोजेक्ट का परिचय देता है। हमने भविष्य की भविष्यवाणी करने का तरीका चुना है, इसे आपके साथ मिलकर बनाना।